चलिए सो करते हैं स्टार्ट अनदर पेपर का डिस्कशन। राइट, इसके पहले भी हम लोगों ने पेपर डिस्कस किए हुए हैं। इसके पहले हम लोगों ने अभी तक के कुल कितने पेपर डिस्कस कर लिए, अगर मैं एक बार आप लोगों के साथ इस बात के ऊपर डिस्कशन करूं तो अभी तक के हम लोगों ने ओवरऑल जो डिस्कशन कर रखा है, एक तो सबसे आपका अगर मैं रिवर्स सीक्वेंस में चलूं तो लास्ट जो पेपर हुआ था समर 2023 में, वो एक पेपर हमने डिस्कस किया हुआ है। उसके अलावा विंटर 2022, ये 23 था आपका। उसके अलावा विंटर 2022 में जो पेपर हुआ था वो डिस्कस किया था। उसके बाद जो समर 2019 में हुआ था वो एक पेपर डिस्कस किया था, और विंटर 2019 का पेपर डिस्कस किया था। नाउ अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं विंटर 2018 का पेपर। अच्छा सर, बीच में सर 2020 और 21 कहाँ गया सर? उस समय पर पेपर ही नहीं हुआ करते थे क्योंकि कोविड का ड्यूरेशन था, यूनिवर्सिटी ने पेपर नहीं लिया था। राइट, और ये जो आपका सिलेबस है ये विंटर 2018 से चेंज हुआ था। राइट, अब जो आपके बाद की जो नेक्स्ट बैच है उसके अंदर सिलेबस बदल जाएगा क्योंकि 5-5 साल का सिलेबस होता है। एवरी 5 ईयर में सिलेबस चेंज होता है। तो जब से ये सिलेबस आया था तब से अभी तक के जितने 12वीं यूनिवर्सिटी ने पेपर लिया है हमने पूरे पेपर डिस्कस किया। आज हम लोग लास्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं। यानी जब से ये आप लोगों के एग्जामिनेशंस के अंदर सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया ये सब्जेक्ट को और ये टॉपिक्स को, तो तब से लेकर अभी तक का जितने भी पेपर यूनिवर्सिटी के अंदर आए आपने ऑलमोस्ट सारे पेपर का विद सॉल्यूशन क्या किया हुआ है, डिस्कशन किया हुआ है क्लास के अंदर। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज आपका लास्ट पेपर का डिस्कशन विंटर 2018 का। और विंटर 2018 के पेपर की अगर मैं बात करूं तो विंटर 2018 के अंदर सबसे पहला पेपर पैटर्न तो एकदम फिक्स्ड ही है, जो एज यूजुअल हमेशा की तरह। सबसे पहला क्वेश्चन हम डायरेक्टली आ जाते हैं सी पॉइंट पर और पढ़ना शुरू करते हैं और देखते क्या लिखा है। मैं डिस्कस कर रहा हूँ भी आप लोगों के साथ विंटर 2018 का पेपर। करेक्ट, तो विंटर 2018 का पेपर में सबसे पहले फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 2000 कैलकुलेटर ऑफ राज इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। आपको डेटा कितने कैलकुलेटर का दिया हुआ है? 2000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, पता है हमें कॉस्ट शीट में कहाँ लिखना है इसको, जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है उसके भी ऊपर। उसके अलावा परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते समय आ जाएगा काम में। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी आपका आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते समय। मतलब ये तीनों इन्फॉर्मेशन कहाँ काम में आ जाएंगी? रॉ मटेरियल कंज्यूम में। फिर जो भी रॉ मटेरियल कंज्यूम निकलेगा उसमें वेजेस को ऐड कर देंगे तो आपका प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। और उसके बाद आपको दिया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये जाता है आपका फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। सैलरी जाता है आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। रेंट जाता है आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जनरल एक्सपेंसेस भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और सेलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, और सेल्स की अमाउंट दी गई है आपको। अब नाउ आप लोगों को टेंडर बनाने के लिए पैराग्राफ में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। कंपनी प्लान टू मैन्युफैक्चर 3000 कैलकुलेटर ड्यूरिंग द ईयर 2018। कंपनी वांट्स प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल, और कंपनी 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है अपने सेल का इन 2018। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू यू। प्राइस ऑफ मटेरियल विल बी राइज बाय, ठीक है भैया, हम मटेरियल के प्राइस को बढ़ा देंगे 20% से। वेजेस रेट विल राइज बाई 15%, ठीक है, इसको भी बढ़ाना है 15% से। और जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लगेगा बोलता है विल राइज इन द प्रपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। मटेरियल और वेजेस की कंबाइंड कॉस्ट को ही हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। यानी कि आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के लिए एक परसेंटेज फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस किस पर बेस्ड है बोलता है? कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, जिसका मतलब होता है प्राइम कॉस्ट। यानी आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस फाइंड करना है ऑन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई प्राइम कॉस्ट इनटू 100। तो एक परसेंटेज मिल जाएगा यहाँ से, और वो रेट अप्लाई करना होगा हमें क्या निकालते समय पर? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के समय पर। सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट विल रिमेन द सेम बोला है, मतलब जहां इधर जितना पर यूनिट में था उतना ही पर यूनिट यहाँ भी रहेगा। और फिर जो अदर एक्सपेंसेस बच गए वो रिमेन अनअफेक्टेड बोलता है, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो पहले जितने थे उतने ही अभी भी रहेंगे।
तो प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द प्राइस ऑफ कैलकुलेटर वुड बी मार्केटेड, मतलब कितने में बेचना चाहिए उसके लिए आपको बनाने के लिए बोला है। तो सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का सी का सॉल्यूशन चल रहा है। किसकी बुक में बनाना है, आप लोगों ने हेडिंग दे देना चाहिए इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक में बनाना है। तो देखिए आपको कंपनी का नाम दिया होगा, अगर इफ दिया है तो लिख लीजिए राज इंजीनियरिंग कंपनी, इन द बुक्स ऑफ राज इंजीनियरिंग कंपनी, राइट। और क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग, तो हम लोग पहले बनाएंगे कॉस्ट शीट। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट, और कौन से ड्यूरेशन के लिए, तो फॉर द पीरियड ऑफ 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 पर्टिकुलर, और देन पर्टिकुलर के बाद अमाउंट। ओके, सो आप लोगों को इसमें सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, राइट। जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने इन्फॉर्मेशन गिवन थी क्वेश्चन नंबर 1 के सी पर है हम लोग, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ले लेंगे हम लोग भी यहाँ पर क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 40,000 रुपये, प्लस कर देंगे इसमें क्या, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 2 लाख रुपए, और माइनस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 60,000 रुपये। तो सब नेट ऑफ करके आप लोगों का ये आ जाता है 1,80,000। इन सबको नेट ऑफ करने के बाद आपको क्या मिलता है, 1,80,000। इसको बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम, और फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम में हमको ऐड करना है वेजेस, राइट। तो वेजेस को ऐड करेंगे, कितना है वेजेस, 2,40,000। तो ऐड कर देंगे 2,40,000, तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्राइम कॉस्ट। सो आप लोगों का प्राइम कॉस्ट आ गया है यहाँ पर। इसको ऐड करने के बाद 4,20,000, इस अमाउंट को बाहर लिख देता हूँ, 4,20,000 को, करेक्ट। तो हम लोगों ने 4,20,000 क्या किया, सीधा सीधा प्राइम कॉस्ट को आउटर कॉलम में निकाल दिया। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको दिया हुआ था क्या, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है आप लोगों को, 1,20,000, और एक ही हेड था तो डायरेक्टली बाहर लिख दिया, एक ही हेड होने की वजह से। इसको भी ऐड करेंगे तो 5,40,000 का हमको आ जाएगा वर्क कॉस्ट। इसी को फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं, यही वर्क कॉस्ट है आपका। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्क कॉस्ट के बाद हमारे पास जो अगले खर्चे होते हैं, जो नेक्स्ट खर्चों की लिस्ट है वो होती है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की। एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर भी आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे कि सैलरी दी गई है हमको 1,40,000 रुपीज़ की, 1,40,000 की सैलरी है। उसके अलावा रेंट एंड इंश्योरेंस दिया गया है, तो रेंट एंड इंश्योरेंस कितना दिया गया है, 30,000 का, और 40,000 का जनरल एक्सपेंसेस दिया गया है। तो जनरल जो एक्सपेंसेस है वो है 40,000 रुपीज़ के, 40,000 रुपये के। तो ये सब टोटल मिला के बाहर आ जाएगा आप लोगों का 2,10,000, 2,10,000, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7,50,000। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हम पहुंच गए। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद अब इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स करना पड़ता है, बट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली अगला हेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का ले रहा हूँ। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर हमको एकमात्र खर्चा दिया था क्या, सेलिंग एक्सपेंसेस। तो इसके अंदर हम लोगों ने सेलिंग एक्सपेंसेस को लिख लिया है, ठीक है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस
कितना है 50,000, तो इसको भी अगर मैं ऐड कर दूंगा तो हमें पता चल जाएंगी हमारी टोटल कॉस्ट जो कि है 8 लाख रुपीस। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट में हम हमारा प्रॉफिट जोड़ते तो हमें हमारा सेल प्राइस मिल जाता, या फिर सेल प्राइस दिया होगा तो कॉस्ट और सेल प्राइस के बीच का डिफरेंस प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें सेल दिया हुआ था 8,80,000 और प्रॉफिट कितना आ जाएगा 80,000। मैंने सेल प्राइस में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दिया तो प्रॉफिट आ गया। ये तो बन गया हमारा क्या कॉस्ट शीट। फिर कॉस्ट शीट के बेसिस पर हम लोगों ने टेंडर बनाना होता है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर आप लोगों को जब कुछ वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, जैसे कि आपको एक क्या बोला था प्राइस को लेकर, तो बोला था ठीक है 20% से इंक्रीज होगा, तो ये हम डायरेक्टली टेंडर का जो फॉर्मेट बनाएंगे, जो टेंडर के लिए स्टेटमेंट बनाएंगे, डायरेक्ट वहीं पे भी दिखा सकते हैं, या आप चाहो तो पहले के पहले भी वर्किंग नोट बना सकते हो। इसके लिए अगर आपको अलग से वर्किंग नोट शो करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर वर्किंग नोट बना रहा हूँ मटेरियल फॉर टेंडर, अगर मैं टेंडर के लिए अलग से दिखाना चाहूँ तो अलग से भी दिखा सकता हूँ, या सेम बात को मैं फॉर्मेट के अंदर भी डायरेक्टली लिख सकता हूँ। तो मटेरियल कितने परसेंट से बढ़ा बोलता है 20% से। अच्छा, पहले हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट कितनी आई थी, तो आप देखो मटेरियल कंज्यूम्ड आपने ऑलरेडी निकाला होगा, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लेंगे, तो हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना था 1,80,000, बट ये कितने कैलकुलेटर के लिए था 2,000। हमारा जो ये बना है ये आउटपुट फॉर 2,000 कैलकुलेटर है। तो हम लोगों को इसको किस तरीके से मटेरियल टेंडर के लिए निकालना चाहिए था, आपको 1,80,000 रुपये लगे कितने कैलकुलेटर के लिए 2,000 कैलकुलेटर के लिए, तो इनटू अगर आप 3 करोगे 3,000, तो 3,000 कैलकुलेटर के लिए आपको क्या पता चल जाएगा कि कितना आता है 2,70,000। लेकिन इसमें उसने क्या बोला था, ऐड करने बोला था, कितने से कॉस्ट को बढ़ाना है बोला था, तो यहाँ पर कॉस्ट को इंक्रीज करने बोला गया था 20% से, तो 20% से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 20% इंक्रीज, तो आपको 20% इसमें क्या करना है इंक्रीज करना है। तो 2,70,000 का आप अगर 20% बढ़ाओगे तो ये होता है 54,000, और अगर 54,000 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये आपका आना चाहिए 3,24,000 का। तो ये मटेरियल आपने कंसिडर्ड करना चाहिए अपने टेंडर के अंदर, राइट। उसी तरीके से मैं अगला, ये सेम काम आप कहाँ भी कर सकते थे, फॉर्मेट के अंदर भी कर सकते थे, टेंडर जब बनाते तब मैं अलग से कर दिया यहाँ पर। दूसरी वर्किंग नोट वेजेस भी निकाल देना है अपने को, वेजेस फॉर टेंडर पर्पस के लिए वेजेस कितने रुपए का लगेगा, तो आपको पहले देखना पड़ेगा वेजेस लगा कितना था। आ जाता हूँ मैं वेजेस के ऊपर, तो वेजेस की अमाउंट क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन थी 2,40,000 रुपये की, राइट। कितनी थी 2,40,000 रुपये का वेजेस है, तो इसको सॉल्व कैसे कर लेंगे 2,40,000 ये कितने कैलकुलेटर के लिए लगा था 2,000 कैलकुलेटर के लिए लगा था, तो फिर 3,000 कैलकुलेटर के लिए कितना, पहले हमने प्रोपोर्शनेटली निकाल दिया, तो ये आ जाएगा आपका 3,60,000 रुपये, और प्लस करना था इसमें 15% से इंक्रीज करना था, तो इसका 15% अगर निकालने जाएंगे हम 36,000 का, तो ये हो जाएगा आपका इसका 3,60,000 का 15%, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 54,000, और ऐड होने के बाद ये आ जाना चाहिए आप लोगों का 4,14,000। ये वेजेस भी पता चल गया आपको कि आपको टेंडर में वेजेस कितने रुपए का लेना चाहिए, आपने ये भी एक वर्किंग नोट की हेल्प से पहले ही निकाल दिया। अब तीसरा आप लोगों को बोला था मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस विल राइज इन द प्रोपोर्शन टू कंबाइंड कॉस्ट, यानी कि अब हमें टेंडर के लिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस निकालना है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस विल राइज बोलता है प्रोपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन प्राइम कॉस्ट है क्या, यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है वो किस पर बेस्ड है प्राइम कॉस्ट पर बेस्ड है। तो पहले मैंने क्या करना चाहिए वो परसेंटेज निकाल देना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना परसेंट है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना परसेंट है आपके प्राइम कॉस्ट का। जैसे ये पता चल जाएगा तो इस बार के प्राइम कॉस्ट पे अप्लाई कर देंगे उसको। फिर तो हमें क्या पता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना लगा और प्राइम कॉस्ट कितना लगा, तो दोनों देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस था 1,20,000 जबकि प्राइम कॉस्ट था 4,20,000, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000 इंटू 100, तो आपको एक परसेंटेज मिल जाएगा, राइट। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000
इंटू 100, तो ये परसेंटेज है। ये परसेंटेज क्या डिनोट करता है आपका, कि आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना परसेंट है आपके प्राइम कॉस्ट का, कितना परसेंट आता है ये। चलिए, हमारे पास परसेंटेज भी पता चल गया हमें, ठीक है, यानी कि हमें टेंडर बनाने के लिए तीसरी इंफॉर्मेशन भी मिल चुकी है, करेक्ट। अब चौथा हमारे पास था सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल रिमेन द सेम, तो चल ठीक है, पता कर लेते सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है। तो मैं चौथा पॉइंट यहाँ पर कैलकुलेट कर देता हूँ एज अ वर्किंग नोट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये जरूरी नहीं है सबके अलग से वर्किंग नोट देना, ये मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, बट आप लोग डायरेक्ट इसको अलग से फॉर्मेट में भी ले सकते हो, और अगर आपके पास समय है तो आप लोग ऐसा वर्किंग नोट भी बना सकते हैं। चलिए, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था, तो सेलिंग एक्सपेंसेस थे 50,000 रुपये के, जो कि कितने यूनिट के लिए थे, 2000 यूनिट के लिए। तो आपको पर यूनिट की कॉस्ट पता चल जाएंगी कि एक यूनिट को बनाने के लिए आपको 25 रुपये लगते हैं, 25 रुपीज़ पर यूनिट। और लास्ट में बोला है कि अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनअफेक्टेड, मतलब अब जो बच गए अदर एक्सपेंसेस, तो अब अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या बच गया भाई, हमारा मटेरियल हो गया है, हमारा वेजेस हो गया है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गया है, हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया है। तो बचे कौन से है अदर खर्चों में, ये 3 खर्चे, सैलरी, रेंट एंड इंश्योरेंस और जनरल। तो जो अदर एक्सपेंसेस के अंदर ये जो 3 है, सैलरी, रेंट एंड इंश्योरेंस, रेंट एंड इंश्योरेंस और जनरल एक्सपेंसेस, तो ये तीनों खर्चे बिल्कुल फिक्स्ड रहेंगे बोलता है, क्योंकि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तो चलो, हम लोगों ने टेंडर के लिए सब एस्टिमेट कर लिया है कि कहाँ कितना खर्चा लगेगा। अब हम लोगों ने क्या भी बना लेना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ, इसको एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट भी बोलते हैं, या फिर आप टेंडर शीट भी बोल सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। कौन से ड्यूरेशन के लिए बनाना है, इसी को हम लोग टेंडर भी बोलते हैं, करेक्ट। कौन से ड्यूरेशन के लिए बनाना है, तो उसी अभी ड्यूरेशन यहाँ बताया कि आपको, यस 2018, फॉर द पीरियड ऑफ 2018, हम 2018 के लिए बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पर्टिकुलर का कॉलम आ गया आप लोगों के पास, पर्टिकुलर के बाद हम लोगों ने यहाँ पर अमाउंट, और उसमें सबसे पहले हम लोगों ने पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर सबसे पहले क्या कर लिया, मटेरियल की कॉस्ट, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है क्या, वर्किंग नोट नंबर 1 में। अगर आप वर्किंग नोट नहीं बनाते तो वही सेम तामझाम यहाँ दिखाना पड़ता आपको, लेकिन मैंने ऑलरेडी बना लिया, इसलिए मैं वर्किंग नोट नंबर 1 का रेफरेंस देकर सीधा वो अमाउंट लिख लेता हूँ। कितना अमाउंट आया था मटेरियल का हमारा, तो मटेरियल का अमाउंट आया था हमारे पास 3,24,000। इसके बाद वेजेस भी लगेगा, तो वेजेस की भी अमाउंट याद रख लेने का, कितनी है वेजेस की अमाउंट, 4,14,000। तो दोनों लिख लेते हैं, मटेरियल प्लस वेजेस। तो मटेरियल की अमाउंट कितनी थी आपके पास, 3,24,000। इसके बाद मटेरियल में ही हम क्या भी ऐड कर देंगे, वेजेस। तो टेंडर में कितना लगना चाहिए, इसके लिए हमने वर्किंग नोट नंबर 2 बनाया, 4,14,000। इन दोनों को जैसे ही हमें ऐड करते हैं तो हमें प्राइम कॉस्ट पता चल जाता है। तो हमारा टेंडर के अंदर जो प्राइम कॉस्ट है वो कितना आ गया, 7,38,000, राइट। कितना, 7,38,000। फिर इसमें हम लोग ऐड करते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमें पता चला था, ये मेन हेड रहेगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से। पहले तो एक मिनट, आपको अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट मेन पहले हेड का नाम लिख लेना चाहिए। तो आपके हेड का नाम क्या था यहाँ पर, फैक्ट्री ओवरहेड, और फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर फिर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की बात करेंगे। तो जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपको लगेगा, तो उन्होंने कहा था कंबाइन कॉस्ट, तो कंबाइन मटेरियल और वेजेस, तो दोनों का कंबाइन क्या होता है, प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट का आपने क्या किया है, कुछ परसेंटेज फाइंड किया है, 28.57%। तो आपको प्राइम कॉस्ट पता चल चुका है 7,38,000। तो इसका 28.57% क्या करना है, कैलकुलेट करना है, 28.57%। तो ये कितना हो जाता है आपका, 2,10,847, करेक्ट। ये क्या निकल गया आप लोगों का, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो जब इसको भी जोड़ देंगे तो हमें मैन्युफैक्चरिंग या फिर फैक्ट्री कॉस्ट पता चल जाएगा। तो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 9,48,847। ये क्या निकल गया हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। फिर इसके बाद हमारे पास ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आने वाले खर्चे थे,
जिसके अंदर एक सैलरी था, उसके अलावा रेंट एंड इंश्योरेंस है और जनरल एक्सपेंसेस है, जो कि बिल्कुल भी नहीं बदल रहा है बोला है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, वो चेंज नहीं हो रहा है, फिक्स्ड रहने वाला है। तो सैलरी कितना रहने वाला है, 1,40,000, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसको। उसके अलावा रेंट्स एंड इंश्योरेंस कितना, 30,000, इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके अलावा जनरल एक्सपेंसेस, इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कॉस्ट इंक्रीजिंग से 40। तो इसकी टोटल रिमेन फिक्स्ड थी 2,10,000। तो इसमें हम ऐड कर देंगे 2,10,000, तो हम लोग पहुंच जाएंगे हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर। तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाना चाहिए 11,58,847। और लास्ट खर्चे इसमें जुड़ जाएंगे आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर आपको सेलिंग प्राइस बोला था, सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट में सेम रहेगा। तो हमने पर यूनिट की भी कॉस्ट निकाला था, 25 रुपये है। और हमने जो टेंडर बनाना है वो 3000 कैलकुलेटर के लिए बनाना है। तो कितना आ जाएगा, 75,000 रुपीज़, 75,000 रुपये आपके सेलिंग एक्सपेंसेस आ गए। तो आपको अब सेलिंग एक्सपेंसेस भी पता चल गया, तो इसको भी जोड़ दिया। तो 12 लाख रुपए, 12,33,847 रुपये, ये क्या निकला आपका। सो ये आपको पता चल गया है आपका टोटल कॉस्ट। और जैसे ही आपको टोटल कॉस्ट पता चला, इसमें आपको प्रॉफिट जोड़ना था। तो आपका एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंडर प्राइस, आपको ये पता चल जाएगा टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ेंगे। तो देखो प्रॉफिट को लेकर भी क्वेश्चन में बताया गया था कि प्रॉफिट 20% ऑन सेल है, सेल का 20% प्रॉफिट रहता है। तो मैं सेल को 100% अज्यूम करता हूँ, 20% का प्रॉफिट है, इसका मतलब कॉस्ट 80% होगा। तो 12,33,847 डिवाइडेड बाई 80, 80 इंटू 20। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 80 इंटू 20 करता हूँ, तो ये मेरा प्रॉफिट आता है 3,08,461 या 62, राउंड फिगर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम अब ऐड कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाना चाहिए। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस आएगा 12,33,847 में प्लस करेंगे 3,08,461, तो लगभग ये 15,42,308 रुपये का टेंडर प्राइस निकलता है। राइट, कंपनी बस यही बनाने आपको बोला था, पर यूनिट का कहीं पूछा नहीं है इसलिए निकाल नहीं रहे। बाकी अगर किसी को पर यूनिट का अगर कैलकुलेटर का प्राइस निकालना होता, पर यूनिट अगर किसी की इच्छा है कि पर यूनिट कैलकुलेटर का प्राइस निकाल कर आना चाहिए हमने, तो ये जो टोटल आपका जो सेलिंग प्राइस आया था इसको डिवाइड कर देते 3000 यूनिट से, तो आपको पर यूनिट का या पर कैलकुलेटर का भाव पता चल जाता 514 रुपये 10 पैसे है करके। करेक्ट, तो इस तरीके से ये ऑप्शनल था, ये वाली जो बात अभी बताया। बोलेगा क्वेश्चन में पर यूनिट निकालने तो ही निकालेंगे, अदरवाइज डन। यहाँ पर हमारा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट, अच्छा मेरी हैंड राइटिंग पर बिल्कुल मत जाना, ठीक है, इतनी भी ख़राब नहीं है जितनी आप लोगों को यहाँ पर दिखती है क्लास के अंदर, बस थोड़ा ज़्यादा फास्ट लिखना रहता है इसलिए चलते रहता है। अब हम अगले सवाल की तरफ जा रहे हैं और अगला सवाल है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी, जो कि 16 मार्क्स के लिए एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था, जहां पर क्या बोला था, द फॉलोइंग फिगर हैव बीन टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ये सब रिकॉर्ड लिया गया बोल रहा है। फिर उसके अलावा नीचे में बोलता है द कॉस्ट अकाउंट फॉर द सेम पीरियड रिवील द फैक्ट्री ओवरहेड इतना 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 इतना। तो फैक्ट्री ओवरहेड से भी हमें कुछ जानकारी मिली। और बोलता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कॉस्ट शीट। और फिर उसके बाद बोलता है रिकनसाइल करो, बोलता है द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनी का नाम दिया है क्या, कंपनी का नाम तो नहीं दिया है। चलो, तो हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैसे तो रियल सेंस में प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बदल गया है और अब बनता है वर्टिकल फॉर्मेट, लेकिन आपको एग्जाम्स में अगर इस चैप्टर के अंदर पीएल बनाना हो तो आप हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बना सकते हैं, मतलब पुराने फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। तो हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंबाइन करने जा रहे हैं। तो पर्टिकुलर अमाउंट, उसके अलावा पर्टिकुलर
अमाउंट। ठीक है, तो हम लोगों ने सिंपल सा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इसी अकाउंट को बहुत सारे नामों से लिखा जा सकता था, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि इसी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बन रहा है, इसी के अंदर ट्रेडिंग बन रहा है, इसी के अंदर पीएल भी बन रहा है, हम एक ही अकाउंट के अंदर सारी चीजें कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमें दिया था डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन, तो ये मटेरियल कंजम्पशन कहाँ जाएगा, ये एफए के लिए जानकारी दी गई है सारी, तो कहाँ जाना चाहिए, डायरेक्ट डेबिट साइड में आना चाहिए मटेरियल कंजम्पशन, तो डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन, तो हमें डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन का क्या दिया गया है, वैल्यू 5,60,000 रुपए। फिर उसके अलावा डायरेक्ट वेजेस, ये भी खर्चा है, तो कहाँ आना चाहिए डायरेक्ट वेजेस, डेबिट साइड में, तो हम डायरेक्ट वेजेस भी कहाँ लिख लेते हैं, डेबिट साइड में। कितनी है अमाउंट इसकी, 3,00,000 रुपए, राइट, कितनी है, 3,00,000 रुपए। फिर था फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये भी खर्चा है, डेबिट में आएगा फैक्ट्री ओवरहेड, कितना दिया फैक्ट्री ओवरहेड, 1,60,000 रुपए। फिर उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया हुआ है, तो ये भी खर्चा है, ये भी पीएल के डेबिट में ही आ जाता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, कितना, 70,000 रुपए। फिर उसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बोला है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ S&D, ठीक है, ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 96,000 रुपीज़ का। उसके अलावा बैड डेट, तो बैड डेट भी पीएल में आता है, ठीक है, बट ध्यान रखना बैड डेट पीएल में तो आता है, बट कॉस्ट शीट में कभी नहीं लिखा जाता, कॉस्ट शीट में एक्सक्लूडेड होता है बैड डेट, बट पीएल में तो आता है, इसलिए हम पीएल में लिखेंगे डेबिट साइड में बैड डेट 8,000 रुपये। उसके अलावा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ हुआ था आपका, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या हुआ है, रिटर्न ऑफ हुआ है, कितना, 4,000 रुपीज से। फिर है लीगल चार्जेस, ठीक है, लीगल चार्जेस कितना दिया है, लीगल चार्जेस आपके पास 1,000 रुपये का लीगल चार्जेस है। डिविडेंड रिसीव्ड इनकम होती है तो क्रेडिट में जाना चाहिए, बाय डिविडेंड रिसीव्ड इनकम है, कहाँ जाना चाहिए, पीएल के क्रेडिट में 10,000 रुपीज से। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट, ये भी इनकम है क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट, तो ये भी कहाँ आना चाहिए आपका, क्रेडिट साइड में, कितना, 2,000 रुपीज़। और सेल्स दिया गया है आपको, कितने यूनिट का सेल्स है, 12,000 यूनिट्स का सेल्स है, जो कि जिसकी अमाउंट होती है 12,00,000 रुपए, करेक्ट। और उसके अलावा आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक दिया है फिनिश गुड्स का और WIP का, दो चीज का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, इसके अंदर हम लोग ने फिनिश गुड्स का भी लेना है और WIP का भी लेना है, तो फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना, 32,000, जबकि वर्क इन प्रोग्रेस का कितना, 24,000। अगर मुझे फिनिश गुड्स की यूनिट्स पता चल जाती तो क्या ही बात थी, क्योंकि सेल कितने की है ये तो पता है, आखिरी में बचा कितना ये पता नहीं है। अगर ये पता चल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स कितनी है तो मुझे आराम से क्या पता चल सकता है कि प्रोडक्शन कितना हुआ होगा, राइट। तो फिलहाल में अभी यूनिट की तो जानकारी नहीं है कि क्लोजिंग में कितने यूनिट्स आपके पास बचे हुए, ठीक है। अभी फिलहाल हम आगे बढ़ जाते हैं, जो नहीं है सो फिलहाल में नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे हम लोग इसका प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। तो मैं क्रेडिट साइड की टोटल मार रहा हूँ, 12 लाख प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 32,000 प्लस 24,000, उसके अलावा तो टोटल मिला के हमारे पास टोटल आती है 12,68,000। चलिए, सो आप लोगों का ये तो हो गया था 12,68,000 क्रेडिट साइड की टोटल। डेबिट साइड की अब टोटल माइनस करेंगे और क्या निकाल देंगे, सीधा सीधा नेट प्रॉफिट। चलिए, सो आप लोगों के पास 69,000 क्या आ जाता है नेट प्रॉफिट। जब आप खर्चों को सारे माइनस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर 69,000 क्या आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। अब उसके अलावा क्वेश्चन में जब हम आगे और बढ़ते हैं तो अब बोलता है द कॉस्ट अकाउंट फॉर द सेम पीरियड रिवील द फैक्ट्री ओवरहेड आर, तो 20% बोलता है प्राइम कॉस्ट का। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना है बोलता है आर रिकवर 7% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट का, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर रिकवर्ड 8 रुपीज पर यूनिट सोल्ड, राइट, जितने यूनिट बेचते हैं उसके हिसाब से। और फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट प्रोडक्शन कॉस्ट, और फिनिश गुड्स काय पर वैल्यूड की जाती है बोलता है, फिनिश गुड्स को वैल्यूड की जाती है आप लोगों का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके हिसाब से। तो अब हम लोगों ने अगला काम कर लेना चाहिए,
क्या कर लेना चाहिए, कॉस्ट शीट बनाना चाहिए। तो चलो हम अगले काम की तरफ चलते हैं और कॉस्ट शीट बनाने की तरफ ध्यान देते हैं। तो अब हम दूसरा कॉस्ट शीट बना रहे हैं फॉर द सेम पीरियड, मतलब फॉर द पीरियड ऑफ जो इसके लिए दिया था आपको डेटा, वही डेटा नहीं दिया होगा तो छोड़ देने का। तो अब मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, कॉस्ट शीट, राइट। तो बढ़ेंगे आगे और कॉस्ट शीट को भी यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो पर्टिकुलर, उसके अलावा आपका अमाउंट, राइट। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने मटेरियल लेना होता है, लेकिन मटेरियल के लिए कुछ बोला नहीं है, तो ऑब्वियस है अगर मटेरियल के लिए कुछ बोला नहीं, अच्छा वेजेस के लिए भी नहीं बोला है, तो अगर मटेरियल एंड वेजेस के लिए नहीं बोला, इन दोनों को जोड़ते तो प्राइम कॉस्ट निकलता, राइट। इन दोनों को जोड़ते तो क्या निकलता, प्राइम। उन्होंने अलग से कोई मटेरियल और वेजेस की तो जानकारी दिया नहीं है, तो फिर हम लोगों ने बेस, मतलब जो ये डेटा दिया हुआ है आप लोगों के काय में, प्रॉफिट एंड लॉस में कितने का मटेरियल दिया है, 5,60,000 का, और वेजेस कितने का दिया, 3 लाख का। तो इसी को हम लोगों ने क्या कर लेना चाहिए, बेस मान लेना चाहिए, राइट। यही हमारा क्या हो गया, बेस। तो आप लोगों का अमाउंट कितना है, मटेरियल का 5,60,000 और 3 लाख, तो 5,60,000, 5,60,000 और 3 लाख, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमारा प्राइम कॉस्ट पता चल जाएगा 8,60,000, 8,60,000 रुपये का हमें क्या पता चल जाएगा, प्राइम कॉस्ट का अमाउंट, राइट। काय का अमाउंट पता चल गया, प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोगों ने अगले खर्चे जो लेना था वो था हमारा फैक्ट्री ओवरहेड। तो यहाँ बोला है, क्या बोला है, फैक्ट्री ओवरहेड आर, फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना लेना है, बोलता है प्राइम कॉस्ट का 20%। तो हम 20% निकाल देते हैं हमारे प्राइम कॉस्ट का। तो हमारे पास 8,60,000 का प्राइम कॉस्ट था, उसका 20% अगर हम कैलकुलेट करेंगे, 8,60,000 का अगर मैं 20% कैलकुलेट करूं तो ये होता है 1,72,000, 1,72,000। तो जब इसको भी ऐड कर देंगे तो आपका 10,32,000, ये क्या आ गया आप लोगों के लिए, वर्क कॉस्ट, या इसी को हम बोल सकते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। अब जब फैक्ट्री कॉस्ट पता चल गया तो इसके बाद हम लोगों ने ऐड करने होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए भी पैराग्राफ में बोल रहा है आर रिकवर्ड 7% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट का कितना परसेंट, 7%। तो आप लोगों के पास फैक्ट्री कॉस्ट ऑलरेडी निकली हुई है, उसका कितना परसेंट, 7%। तो 10,32,000 का, 10,32,000 का कितना परसेंट कैलकुलेट करना है, 7% कैलकुलेट करना है। तो ये आ जाता है 7% की वैल्यू, जैसे मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ तो 72,240, राइट। ये क्या पता चल गया मुझे, ये पता चल गया हमको हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और इसको ऐड करने के बाद 11,42,040 रुपये। तो ये क्या निकल गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी लेते हैं। तो क्वेश्चन में फिनिश गुड्स तो दिया और बकायदा यहाँ बोला भी है कि फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब ये बात तो पक्की है, ओपनिंग तो नहीं था, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को जाने दो क्योंकि वो है ही नहीं न, तो क्योंकि शुरुआती हमारा अभी हुआ है तो ओपनिंग कुछ था नहीं, लेकिन क्लोजिंग है, फिनिश गुड्स के क्लोजिंग की कुछ वैल्यू गिवन थी, राइट। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आप लोगों के पास गिवन है, करेक्ट। अच्छा, वैसे तो WIP का भी क्लोजिंग स्टॉक गिवन था, जस्ट अ मिनट, WIP का भी कुछ क्लोजिंग स्टॉक था, आई थिंक सो, यस यस यस। मेक अ करेक्शन, हमारे पास जो फैक्ट्री, अच्छा लेकिन उसने डायरेक्ट परसेंटेज बता दिया था क्या, यस, ठीक है, ओके, नो नीड टू डू करेक्शन, क्लियर कर देता हूँ क्या है। हमको डायरेक्टली उन्होंने बोल दिया ना फैक्ट्री ओवरहेड का कितना परसेंट, 20% लेना है करके, तो हमने सीधा उसका 20% फैक्ट्री ओवरहेड निकाल दिया। तो सर फिर वो WIP कहाँ गया, जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जो WIP दिया हुआ है उसका क्या करना है। तो हमको फैक्ट्री ओवरहेड उन्होंने 1,72,000 बता दिया है, और जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP उसके बारे में कुछ बता नहीं रहा है, इट मीन्स वो यहाँ पर कंसिडर्ड नहीं किया गया, लेकिन फिनिश गुड्स के स्टॉक के लिए बताया गया है, राइट। किसके लिए बताया गया, फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक के लिए बताया जा रहा है,
कि इसको काय पर वैल्यूट करना है, फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूट करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। लेकिन इसके लिए मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो पता है 11,04,240, बट ये नहीं पता ना कि कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ, और ये भी नहीं पता कितने यूनिट्स बचे हैं। जब तक ये दोनों पता नहीं चलेगा वैल्यू निकल सकती है क्या? नॉट पॉसिबल, राइट। तो कुछ तरीका है क्या इसको निकालने का? हाँ, हमें ये तो पता है कितने यूनिट्स बिके हैं। कितने यूनिट्स बिके हमारे? 12,000 यूनिट्स बिके, राइट। और क्या प्राइस था? सेलिंग प्राइस 12 लाख। यानी अगर मैं एक यूनिट के अगर सेलिंग प्राइस की बात करूं तो 12 लाख डिवाइडेड बाई अगर मैं 12,000 करूं तो मेरा सेलिंग प्राइस एक यूनिट का 100 रुपए होता है। कितना होता है? 100 रुपए। और जब हम लोग फाइनल अकाउंट मतलब जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हैं ना, तो वहां जनरली हम लोग जब कुछ ना बोला हो तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा ये सेलिंग प्राइस पर ही वैल्यूड होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस नॉर्मली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है। लेकिन यहाँ हमको सेलिंग प्राइस अपने जो फिनिश गुड्स का स्टॉक है उसको लेकर कोई क्लियरिटी नहीं है। जैसे उन्होंने यहाँ पे बताना था कि ये कितने यूनिट्स का है, क्या है, जैसे बताना था कि ये 3200 यूनिट है या 320 यूनिट है, वॉट जो भी है उन्होंने बताना था, बट उन्होंने ऐसा यूनिट्स हमको दिया नहीं है। तो हम कैसे प्रिज्यूम कर ले भाई जब आप हमको दे नहीं रहे हो? तो हम जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है उसी को एक बेस मानेंगे कि भाई सेलिंग प्राइस हमारा अगर 100 रुपीज है तो क्लोजिंग स्टॉक भी किसके हिसाब से वैल्यूड हुआ रहा होगा? सेलिंग प्राइस के हिसाब से। तो यहाँ पर यूनिट्स कितने आ गए होंगे? अगर मान लो ये क्लोजिंग स्टॉक भी फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस पर ही वैल्यूड होता हो तो इसकी कितने यूनिट्स आ जाने चाहिए थे? 320 यूनिट आ जाने चाहिए थे। कितने? 320 यूनिट आ जाने चाहिए थे। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो अगर 320 अगर आप लोगों के पास क्या है क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स है, तो अब तो ये निकालना पड़ेगा प्रोडक्शन कितना हुआ होगा। तो जब बिके कितने थे? 12,000 और 320 बच गए, इसका मतलब टोटल प्रोडक्शन 12,320 का हुआ होगा। 12,000 बिक गए प्लस 320 बचे तो टोटल प्रोडक्शन कितने का हुआ होगा? 12,320 का। तो 11,42,11,4240 डिवाइडेड बाय 12,320 इंटू 320, तो ये लगभग जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है 28,681 या 82, आप राउंड ऑफ कर सकते हो। तो ये हम लोगों ने हमारा इस क्वेश्चन के अगर कोई लर्निंग वाला पॉइंट है, सीखने लायक पॉइंट है कुछ इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है। हालांकि एग्जाम के अंदर ऐसा मतलब ये तो क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी है, बट एज पर माय परसेप्शन कि आप लोगों को ऐसा कभी भी एग्जाम्स के अंदर ना डिस्प्यूटेड पॉइंट नहीं देना चाहिए, राइट। क्यों? क्योंकि उसमें अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग अजम्पशंस ले सकता है। तो यहां पर हम लोगों ने अजम्पशन किस बेसिस पर लिया कि भाई जो यहां पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज है वो सेलिंग प्राइस के हिसाब से ली गई होंगी। ये हमारा बेसिक अजम्पशन था, और उसी अजम्पशन के बेसिस पर फिर हमने क्या किया, हमारा क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स निकाल दिया और फिर देन आगे का सॉल्यूशन कंटिन्यू किया। सो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्या पता चल गया? फिनिश गुड्स। तो अगर मैं अब 11,04,240 में से 28,681 को अगर रिमूव मतलब हटा दूं तो क्या पता चल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम लोग शॉर्ट में COGS बोलते हैं, कितना? 1,07,500 सॉरी 10,75,000। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या फिगर में? ये कितना था? 11,04,000 था, तो बराबर है 10,75,559। और इसमें लास्ट हम लोगों को क्या लेना है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी बोला है 8 रुपीज़ पर यूनिट सोल्ड। तो हमको पता है 12,000 यूनिट सोल्ड किए गए और 8 रुपये के हिसाब से अगर वैल्यूट करोगे तो 12,000 इंटू 8 होता है 96,000 का। तो आपको क्या पता चल जाएंगे? इसको ऐड करने के बाद 10,75,559 कुछ था ना, यहाँ कुछ मैंने लिखने में मिस्टेक किया है। तो 10,75,559 में से अगर मैं 96,000 को क्या कर दूं? ऐड कर दूं, तो इसमें ऐड करने के बाद 11,71,559 ये क्या निकल गया आप लोगों का? ये निकल गया टोटल कॉस्ट। और अगर टोटल कॉस्ट पता है, ठीक है,
टोटल कॉस्ट पता है, तो प्रॉफिट और उसके अलावा आपका सेल प्राइस, तो सेल प्राइस कुछ नहीं दिया जाता तो हम हमेशा से क्या सेल प्राइस अज्यूम करते हैं, दोनों कॉस्ट और फाइनेंस का सेम है करके। तो फिर यहाँ पर आपका माइनस कर देंगे 12 लाख, तो आप लोगों का प्रॉफिट आता है 28,441। तो देखो आपके कॉस्ट शीट में प्रॉफिट अलग है और आपके जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है दोनों में प्रॉफिट अलग है। अब तीसरा काम और आखिरी काम क्या करना है, रिकंसिलेशन करने का, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, फुल स्क्रीन पर ले लेता हूँ इस चीज को और साथ में दोनों आप लोगों को डिस्प्ले हो सके। चलिए, तो यहाँ पर अभी आप लोगों ने जो ट्रेडिंग पीएल बनाया था, उसके अलावा जो आप लोगों ने अगली चीज कॉस्ट शीट बनाया था, दोनों आपके सामने हैं और दोनों के बेसिस पर अब आप लोगों ने क्या बनाना था, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, राइट। क्या बनाना था दोनों के बेसिस पे, रिकंसिलेशन। तो मैं रिकंसिलेशन पे ज़्यादा दूर नहीं, यहीं साइड में ही बना देता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट रिको, मैं शॉर्ट में रिको लिख रहा हूँ, रिकंसिलेशन पूरा लिखना है फॉर द पीरियड, जो भी पीरियड के लिए बोला गया था उस पीरियड के लिए हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पर बनाना है, राइट। चलो तो वन बाय वन अब हम लोग क्या कर लेते हैं, डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहला पर्टिकुलर अमाउंट, राइट। तो सबसे पहला शुरुआत से चलते हुए चलते मैं हाईलाइट भी करते चलता हूँ। जैसे पहले हमने मटेरियल देखा, यहाँ भी 5,60,000 है, यहाँ भी 5,60,000 है। इट मीन्स मटेरियल में कोई डिफरेंस नहीं है। वेजेस 3,00,000 वेजेस में भी कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हमने जो शुरुआत करना था, कैसे करना था, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट। तो नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट जो आया है हमारा, वो आया था 28,441। और इसमें कुछ आइटम्स ऐड करेंगे हम। कौन से आइटम ऐड करेंगे, तो इसमें हम ऐड करते हैं अगर कोई खर्चे क्या हुए हो, तो अगर कोई ओवर वैल्यूड एक्सपेंसेस है एंड अंडर वैल्यूड क्या है, इनकम है, तो उसको हम लोगों ने क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, राइट। और फिर लेस में हमारे पास क्या आना चाहिए, अगर कोई अंडर वैल्यूड एक्सपेंसेस है। अच्छा, लेकिन काय में होना चाहिए, ध्यान रखना है, इन कॉस्ट बुक में, ओके। और अंडर वैल्यूड एक्सपेंसेस एंड ओवर वैल्यूड क्या है, इनकम है, काय में, इन कॉस्ट में, राइट, इन कॉस्ट में। तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो चलो चलते एक एक करके। तो हमने पहले मटेरियल की बात किया, वेजेस की बात किया। तो मटेरियल एंड वेजेस क्या है आपका, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर उसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड, जैसे यहाँ 1,60,000 है जबकि यहाँ 1,72,000 है, तो इसमें डिफरेंस है क्या, इसमें डिफरेंस है क्या, हाँ जी सर बेशक इसमें डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 12,000 का। और कॉस्ट में अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, कॉस्ट में अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। तो आपको लिखना है फैक्ट्री ओवरहेड, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट बुक। कितने से ओवर वैल्यूड है, 12,000। तो क्या हो जाना चाहिए, ऐड हो जाना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद अगला है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो इधर भी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया हुआ है। अच्छा, मैंने गलत देखा क्या, नहीं सही है। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना दिया है यहाँ पर, 72,240, जबकि एफए में कितना, 70। अगेन यहाँ पर ओवर वैल्यूड हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पर, ओवर वैल्यूड हुआ है। तो फिर से सेम चीज, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट, कितने से, 2,240 से। एंड फिर उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर है, यहाँ 96,000 है और यहाँ भी 96,000 है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कोई डिफरेंस है क्या, नो। अच्छा, बैड डेट यहाँ 8,000 है बट यहाँ लिखा ही नहीं है, इसका मतलब अंडर वैल्यूड हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पर, अंडर वैल्यूड। तो हमें इसको क्या कर देना चाहिए, लेस। तो अब हम लेस कर देंगे बैड डेट अंडर वैल्यूड, बैड डेट अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट। तो बैड डेट अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट कितना है, बैड डेट अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट 8,000 रुपये। फिर उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो ये भी आपको सिर्फ इधर देखने को मिल रहा है, कॉस्ट में देखने को मिला क्या, नो। तो ये भी क्या है, अंडर वैल्यूड।
अच्छा, लीगल चार्जेस ये भी इधर देखने को मिल रहा है, कॉस्ट शीट में देखने को मिला क्या? नहीं, मतलब ये भी क्या है? अंडर वैल्यूड। तो मैं एक साथ लिख लेता हूं, क्या क्या अंडर वैल्यूड हुआ है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट, कितना है आपके पास? 4,000 रुपए का। उसके अलावा अगला है आपके पास लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस 1,000 रुपीज, राइट? लीगल चार्जेस 1,000 रुपीज, डन। यस। अब क्रेडिट साइड में आ जाते हैं, इनकम वाली साइड में। तो सेल तो दोनों के लिए कॉमन था, तो सेल में कोई डिफरेंस है क्या? नो, दोनों के लिए सेल 12 लाख था। अच्छा, उसके अलावा डिविडेंड रिसीव्ड, एफए में कॉस्ट में इनकम दिख रही है क्या? नो, इसका मतलब कॉस्ट में अंडर वैल्यूड इनकम, राइट? क्या है? अंडर वैल्यूड इनकम है। तो डिविडेंड रिसीव्ड अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट, कितने से? 10,000। अच्छा, सेम बात इसके लिए भी लागू होंगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड कॉस्ट में अंडर वैल्यूड है क्योंकि लिखा ही नहीं आपने कॉस्ट में, राइट? तो डिविडेंड, सॉरी डिविडेंड नहीं, इंटरेस्ट रिसीव्ड अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट 2,000 रुपये। फिर उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का, तो यहाँ 32,000 है जबकि यहाँ 28,681 है तो यहाँ पर भी अंडर वैल्यूड, बट कितने से? तो डिफरेंस निकालेंगे तो 3,319 रुपये से अंडर वैल्यूड है, राइट? क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट, कितने से? 3,319 से। उसके अलावा WIP 24,000 का क्लोजिंग स्टॉक, और हमने यहाँ तो लिखा ही नहीं है, वो तो पूरा ही अंडर वैल्यूड है। हमने यहाँ पर कहीं पर लिखा है क्या WIP का क्लोजिंग स्टॉक? नो। तो फिर WIP क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट, कितने रुपए से? पूरे 24,000 रुपए से, राइट? पूरे 24,000 रुपए से क्या थी इनकम? अंडर वैल्यूड थी। मैडम इनकम है ना, ये क्रेडिट साइड में सब क्या आती है आपकी? ये क्या लिखा हुआ है? ओवर वैल्यूड एक्सपेंसेस एंड अंडर वैल्यूड इनकम। अगर कोई इनकम कॉस्ट शीट, चलिए तो अब ऐड कर देते पूरे ऐड वाले आइटम को एक साथ। तो 12,000 प्लस 2,240 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 3,319 प्लस 24,000, तो कुल मिलाकर ऐड वाले जो हेड्स है वो है 53,559। तो ये ऐड हो जाता उसमें, तो आपके पास वैल्यू आ जाती 82,000। कितनी आ जाती? 82,000। और इसमें से फिर माइनस करना था हमने ये लीगल चार्जेस, यानी कि 13,000 रुपये इसमें से क्या करना है? हमने माइनस करना है, राइट? 82,000 में से 13,000 माइनस करोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? 69,000। तो ये वही 69,000 है क्या? नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंस, एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देख लो, कर गया मैच आपका, राइट? तो इस तरीके से आपको ये पूरा क्वेश्चन क्या करना था? सॉल्व करना चाहिए था। मैं एक सिंगल स्क्रीन पर कोशिश कर रहा हूं इसको लाने की, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके। आप लोगों के पास ये जो प्रोसेस का क्वेश्चन पूछा गया है, ये सेम क्वेश्चन है हमारे सीट का, रेगुलर सीट का। वर्ड टू वर्ड अमाउंट भी चेंज नहीं हुआ है। आप लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है, मैं एक बार ओरली बता देता हूँ, बाकी इसका सॉल्यूशन आप लोग सीधा हमारी जो रेगुलर क्लास है, रेगुलर क्लास से आप क्या कर सकते हो? इसका सॉल्यूशन रेफर कर सकते हो। तो मैं पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर करवा नहीं रहा हूँ। आपको 3 प्रोसेस के बारे में बोला था, और सबसे पहला जो प्रोसेस था आपका था क्रशिंग प्रोसेस, फिर था रिफाइनिंग प्रोसेस, फिर था फिनिशिंग प्रोसेस। परचेज किया 1,000 क्विंटल ऑफ कोपरा 500 पर क्विंटल के हिसाब से, तो ये आपका क्रशिंग प्रोसेस के डेबिट साइड में आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ लेबर डेबिट साइड में आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी पावर डेबिट साइड में, सन्ड्री मटेरियल डेबिट में, रिपेयर्स टू मशीनरी प्लांट डेबिट में, स्टीम भी डेबिट में। और जो अदर एक्सपेंसेस है वो बोलता है इतना है, जो कि 75% ऑफ द वेजेस। तो वेजेस का निकाल देने का, 6,600 का 75% जो भी आएगा, राइट, डेबिट में। यहाँ पर 3,000 का 75% जो भी आपका अमाउंट आएगा, और फिर यहाँ पर भी 3,000 का 75% जो भी अमाउंट आना है वो आप लोगों ने फिर लिख लेना चाहिए, करेक्ट? तो ये सारे खर्चे आपने क्या किया? डेबिट में लिखा। उसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा है नॉर्मल लॉस इन द फर्स्ट प्रोसेस 30%। तो इनपुट 1,000 क्विंटल का था, 30% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब बाई नॉर्मल लॉस के नाम से 300 यूनिट्स आपके क्रेडिट में आ जाएंगे। अच्छा, 1,000 इनपुट,
300 का नॉर्मल लॉस, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट वैसे 700 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना 690, मतलब 10 का क्या हुआ होगा एबनॉर्मल लॉस। तो क्रेडिट साइड में एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स आ जाएंगे 10, और वर्किंग नोट की हेल्प से आपको क्या करना है, उस 10 यूनिट्स की अमाउंट निकाल देना है, और फिर एट द एंड बैलेंसिंग फिगर आपको 690 की वैल्यू पता चल जाएंगी। प्रोसेस 1 डन। फिर जो भी प्रोसेस 1 का आउटपुट आया था, ये सेकेंड प्रोसेस मतलब कि रिफाइनिंग प्रोसेस का इनपुट बन जाएगा, तो उसके डेबिट में 690 इंटू जो भी उसकी वैल्यू गिवन होंगी उसके हिसाब से, राइट। एंड उसके बाद फिर आप लोगों को फिर से सारे खर्चे डेबिट करने हैं, और क्रेडिट साइड में बाई प्रोडक्ट बना बोलता है इस बार 90 क्विंटल का, तो 90 क्विंटल और उसकी वैल्यू भी दी हुई है। अच्छा, सेकेंड प्रोसेस में आउटपुट के बारे में नहीं बताया, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर बचा वो आउटपुट है। 690 इनपुट था, 90 का बाई प्रोडक्ट बन गया, तो 600 क्विंटल का क्या निकल जाएगा आप लोगों का आउटपुट निकल जाएगा, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आना है। तो सेकेंड प्रोसेस भी खत्म, और जो थर्ड प्रोसेस है, तो थर्ड प्रोसेस जो आपका फर्स्ट प्रोसेस सेकेंड प्रोसेस का आउटपुट है, वो थर्ड प्रोसेस का क्या बन जाएगा इनपुट, और ये सारे खर्चे डेबिट करेंगे, और इस बार ये भी खर्चा आ जाएगा आपका कौन सा, कॉस्ट ऑफ कैसेट्स, राइट, ये भी आपका आ जाएगा। और उसके अलावा फिर आप लोगों को थर्ड प्रोसेस में 5% का नॉर्मल लॉस होता है, तो जैसे आपने 600 यूनिट्स भेजा था, इसका 5% अगर आप निकालोगे तो इसका 5% कितना होता है 30, तो 30 नॉर्मल लॉस है आप लोगों का, राइट। और आउटपुट कितना आ गया 580 क्विंटल का। अच्छा, 600 में से अगर 30 नॉर्मल लॉस हुए तो एक्सपेक्टेड आउटपुट 570 आना था, बट आया कितना 580, इसका मतलब 10 यूनिट का क्या हुआ है गेन हुआ है, और एबनॉर्मल गेन का कैलकुलेशन करोगे। और देखो स्क्रैप बोला था 10 रुपए पर क्विंटल, जो प्रोसेस 1 से आया था, तो ये जो प्रोसेस 1 में आपने जो 300 नॉर्मल लॉस जो निकाले थे 300 क्विंटल्स के, तो वो 10 रुपए के भाव से बिक जाता है बोलता है। इसका मतलब अमाउंट के कॉलम में भी 3000 रुपीज आना चाहिए। बोला था आपको कि प्रोसेस अकाउंट बनाओ, ठीक है, इंडिविजुअली प्रोसेस बनाना एंड फिनिश स्टॉक बनाना है बोलता है। सर अब फिनिश्ड कैसे बनाएंगे, तो जो फिनिशिंग प्रोसेस है यहाँ का जो आउटपुट होगा, मैं फिनिश स्टॉक बता रहा हूँ कि फिनिश स्टॉक कैसे बनाओगे, राइट। तो जो भी आपका ये फिनिशिंग से जो लास्ट 580 यूनिट आए होंगे, तो ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ से फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर हो जाएंगे, राइट। तो 580 यूनिट, और जो भी इसकी अमाउंट आएंगी, जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी कोई ना कोई अमाउंट आएंगी। क्या लिखोगे, टू फिनिशिंग प्रोसेस, कहाँ से आया ये फिनिशिंग प्रोसेस से आया है, और इसको हम लोग जो फिनिश स्टॉक होता है इसको बाद में कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रेडिंग पीएल में बेचने के लिए, तो इसको यहीं से फिर बाद में आगे बाय कहाँ ट्रांसफर कर देने का, ट्रेडिंग अकाउंट में 580 और जो भी उसकी अमाउंट आई थी, और ये अकाउंट क्या हो जाता टैली क्लोज, राइट। या तो बाय ट्रेडिंग पीएल लिखो, या तो फिर वेयर हाउस लिख दो, क्योंकि अल्टीमेटली जो फिनिश गुड्स बनने के बाद वेयर हाउस गोडाउन, वहां से सेलिंग के लिए निकलता है फिर माल आपका, करेक्ट। तो इस तरीके से छोटू सा आपको क्या बना लेना चाहिए था, फिनिश स्टॉक अकाउंट, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ पीपल्स आर डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क, कैसा सर, यहां तक कि जो ये कैसेट्स है ना, कॉस्ट ऑफ कैसेट्स, अब कुछ लोगों को पता नहीं, रास नहीं आया, बोले इतना छोटा सा क्यों फिनिश स्टॉक का अकाउंट बनाया जाए, बड़ा मजा नहीं आया कुछ लोगों को। तो कुछ लोगों ने क्या किया, ये जो खर्चे थे ये तो प्रोसेस तक के लिए, और 580 को फिनिशिंग प्रोसेस में न लेते हुए उस खर्चे को यहां पे ले लिया फिनिश स्टॉक के अंदर। कभी कुछ आप बुक के सॉल्यूशन रेफर करोगे तो ऐसा भी किया हुआ है, बट ठीक है, हम लोगों को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि दोनों भी अल्टीमेट कॉन्सेप्ट क्या है, सही है। तो आपने जैसा सीखा हुआ है रेगुलर क्लास के अंदर, आपने वैसा ही फॉलो करना है। ये अलग से खर्चा इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जब ये फिनिशिंग प्रोसेस में चली जाएगा तो वही तो काट छाट के बैलेंसिंग अमाउंट बचेंगी, तो नेट इफेक्ट तो आपका ट्रेडिंग पीएल में उतना ही जाना है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो लास्ट में भी समझाया उस बात से। डन यहाँ पर। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का सी था, जो एग्जाम में 16 मार्क के लिए आप लोगों को आया हुआ क्वेश्चन था, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपका किस चीज से रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड है, राइट। किससे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड है। तो आ जाइए अगले सवाल की तरफ। उसका क्वेश्चन नंबर 4 के ए में क्या बोला था, सर्टिफाइड वर्क और रिटेंशन मनी के बारे में थ्योरी लिखो करके। हम तो उसको अवॉइड ही करने वाले हैं, क्योंकि हमको बिल्कुल स्टैंडर्ड पैटर्न पता है हमारे पेपर का, कि हमने तो 16 मार्क का ही क्वेश्चन क्या करके आना है, अटेम्प्ट, तो हम ए और बी पे उतना ध्यान नहीं देते। हाँ, ये उन लोगों के लिए ए और बी इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर ग्रिप नहीं है, जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर बेटर सेफर साइड होता है कि आप ये थ्योरी भी पढ़ लो, ताकि 8 मार्क की थ्योरी 8 मार्क का छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सके,
करेक्ट। बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं रहेगा कि आप थ्योरी के साथ जाओ, अगर इफ आपने पूरा रेगुलरली सारी चीज पढ़ रखा है तो। राइट। अच्छा, फिर से आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, एंड ये क्वेश्चन के बाद जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन भी एक बार अमाउंट भी चेक कर लीजिएगा, आपको सेम अमाउंट वाला क्वेश्चन सीट में देखने को मिल रहा है क्या। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने हमारे रेगुलर क्लास के शीट में भी कर रखा हुआ है। राइट, तो क्विकली स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। राइट, क्विकली क्या कर रहे हैं हम, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के सी पर आ जाइए। 4 का सी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ऑन 1 जनवरी 2017 ए अंडर टूक कॉन्ट्रैक्ट, 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। आपको सीपी पता चल गया क्या, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ही इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, तो हम लोगों ने क्या बनाना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो चलो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या बना के दे रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहा हूँ। राइट, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ये हो गया आपका पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। करेक्ट। तो मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, तो स्टोर से इशू हुआ है, कहाँ आया होगा, साइड पे। तो कहाँ आना चाहिए, डेबिट साइड में। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर 1 लाख रुपए, कहाँ जाएगा ये, डेबिट में। फिर तब मटेरियल परचेज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, तो आपने और मटेरियल खरीदा, तो ये भी कहाँ जाएगा, मटेरियल परचेज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, कितना, 50,000 रुपए। फिर उसके अलावा प्लांट इंस्टॉल्ड, तो प्लांट इंस्टॉल्ड किया आपने, जिसकी एट कॉस्ट दी गई है आपको कितनी, 70,000 रुपए की। और वेजेस पेड है आप लोगों के पास, राइट, कितना, 2 लाख रुपए का। अंदर ही लिख रहा हूं क्योंकि उसके नीचे ही आप लोगों को कुछ वेजेस ऐसा भी है जो पेड नहीं हुआ है बोलता है, यानी कि अनपेड है, बट है तो खर्चा ना, तो इसको भी हमने क्या कर देना चाहिए, अक्रूड को भी ऐड। तो ऐसे करके टोटल 2,80,000 का खर्चा होता है। अगर किसी ने पहली बार लिख दिया होगा तो अलग अलग लिखेंगे तो भी चलेगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी खर्चा है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना पेड किया गया है, ये पेड किया गया है 20,000 रुपए का। और प्लस कर देंगे इसमें आउटस्टैंडिंग या अनपेड कितना है, तो अनपेड है, तो 20,000 में प्लस हो जाएंगे 5,000, तो कुल मिलाकर 25,000 का आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ गया। फिर इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस थे आपके पास, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 13,000 रुपए के, तो ये भी हम लोगों ने ले लिया 13,000 रुपए के खर्चे। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब मेन शुरू होता है आपका पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ में जो जो इंफॉर्मेशन दी है उसको हम लेते हुए चलते हैं। तो ऑन द प्लांट मटेरियल चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने प्लांट और मटेरियल चार्ज किया था बोलता है कॉन्ट्रैक्ट में, द प्लांट विच कॉस्ट ₹4,000 एंड द मटेरियल कॉस्टिंग ₹3,000 वेयर लॉस्ट, बोलता है नुकसान हो गया उतने का, 4,000 के प्लांट का और 3,000 के मटेरियल का। तो नुकसान है तो क्रेडिट में आ जाएगा आपका, क्योंकि आपके पास आपके कॉन्ट्रैक्ट से उतने वैल्यू का सामान जा रहा है। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से हेडिंग, एंड तो इसके अंदर 2 लॉस है, कौन कौन सा, एक तो प्लांट का भी नुकसान हुआ और एक तो मटेरियल का भी नुकसान हुआ। तो प्लांट कितने रुपए की कॉस्ट की थी, 4,000, तो 4,000 कॉस्ट की चीज चली गई, और मटेरियल 3,000 रुपए कॉस्ट का नुकसान हो गया। तो ये दोनों हमने लिख दिया। आप चाहते तो इसको अंदर लिख के टोटल बाहर में एक साथ 7,000 भी लिख सकते थे, ये भी आपके पास ऑप्शन था। यहां तक ये डन। फिर आगे बोलता है सम ऑफ द मटेरियल कॉस्टिंग ₹4,000 वेयर सोल्ड फॉर ₹5,000, 4,000 रुपए के मटेरियल को आपने 5,000 में बेच दिया। अच्छा, बेचे तो पैसे आए होंगे, पक्की बात है। तो बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कितने पैसे आए होंगे, 1,000 रुपए, सॉरी 5,000 रुपए आए होंगे। ये क्या था, आपका मटेरियल सोल्ड की अमाउंट थी, आपने मटेरियल क्या किया, सोल्ड किया। अच्छा, बेचने पर 1,000 रुपए का मुनाफा हुआ है क्या, फायदा हुआ है क्या, जैसे लॉस हुआ था तो बाई पीएल के नाम से इधर लिख लिया था, वैसे अगर 1,000 का प्रॉफिट हुआ है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, क्योंकि प्रॉफिट है ना, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करोगे, क्रेडिट, कितने रुपए, 1,000, क्योंकि 1,000 का फायदा हुआ था, जबकि ये वाला फिगर काय का था, आपका लॉस का। करेक्ट। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट कहां हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल, 4,000 के मटेरियल को उठा के आपने कितने में बेच दिया, 5,000 में, तो आपको फायदा हो गया वहां पर। आगे बढ़ते हैं।
फिर बोलता है ऑन 31 December 2017 द प्लांट विच कॉस्ट ₹1000 वॉज रिटर्न टू द स्टोर एंड द पार्ट ऑफ द प्लांट विच कॉस्ट ₹5000 वॉज ट्रांसफर टू सम अदर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपके पास से प्लांट जा रहा है क्या, तो बाय एक कहाँ भेजा आपने, पहले तो बाय प्लांट रिटर्न टू स्टोर, रिटर्न टू स्टोर कितने का सामान था, 1000 का प्लांट था। अच्छा उसके अलावा सर अंदर क्यों लिखा आपने, क्योंकि हो सकता है प्लांट पे आखिरी में डिप्रिसिएशन लगे, इसलिए मैंने वैल्यू प्लांट की अभी अंदर ही लिखा है। आगे और बढ़ते हैं, बाय प्लांट आपने ट्रांसफर भी किया है क्या, बाय प्लांट ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, आपने इस साइट से दूसरे साइट में यानी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया, प्लांट ट्रांसफर किया। कितने रुपए का प्लांट था, 5000, इसको भी अंदर लिख रहा हूं बिकॉज इस पर भी डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद बोलता है द वर्क सर्टिफाइड 4,80,000, तो वर्क सर्टिफाइड भी आप लोगों का क्रेडिट साइड में आना चाहिए, बाय WIP के नाम से हेडिंग रहेंगी और उसके अंदर वर्क सर्टिफाइड भी आ जाएगा आप लोगों का और वर्क अनसर्टिफाइड भी आ जाएगा। तो वर्क सर्टिफाइड था 4,80,000, अभी अनसर्टिफाइड पता नहीं, आगे शायद पता चल जाएगा। अच्छा लेकिन क्या बोलता है 80% ऑफ द सेम वाज रिसीव्ड इन कैश। अच्छा यानी कि वर्क सर्टिफाइड का 80% आपको क्या मिलता है, बोलता है कैश। तो क्या आप कैश रिसीव्ड की भी अमाउंट एज एन वर्किंग नोट अलग से निकाल सकते हो, सर इसका इस्तेमाल कहीं होता है क्या, बस फॉर्मूले में, राइट। तो कैश रिसीव्ड हमारे वर्क सर्टिफाइड का कितना परसेंट है, हमारे वर्क सर्टिफाइड का ये कितना परसेंट है, 80%। तो 4,80,000 का वर्क सर्टिफाइड था, उसका 80% अगर आप निकालोगे तो 4,80,000 इंटू 80% तो 3,84,000 होता है। कितना होता है, 3,84,000 रुपीज आपका क्या निकल गया, कैश रिसीव्ड। और उसके अलावा आगे लिखा था वर्क अनसर्टिफाइड 2,000 रुपीज, कितना है वर्क अनसर्टिफाइड, 2,000 रुपए, तो वर्क अनसर्टिफाइड भी लिख लिया हमने। अब आगे बोलता है चार्ज डेप्रिसिएशन 10% ऑन प्लांट, ठीक है, यानी डेप्रिसिएशन 10% का लगाना है। अच्छा हमारा काम शुरू कब से हुआ था, कुछ 1 जनवरी से शुरू हुआ था और 31 दिसंबर तक चल रहा है, मतलब पूरे साल भर काम चला है, तो डेप्रिसिएशन भी पूरे साल भर का लगना चाहिए। उसके आगे लिखा है प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वो तो बनाएंगे ही बनाएंगे 31 दिसंबर 2017 के लिए, तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पीरियड, कौन से पीरियड के लिए बन रहा है, फॉर द पीरियड ऑफ 31 दिसंबर 2017। और आगे लिखा है एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट, ठीक है बैलेंस शीट भी बना देंगे, राइट। चलो तो पूरा काम हो गया, सिर्फ डेप्रिसिएशन का काम बाकी है क्या, ओके। जो प्लांट नुकसान हो चुका है उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा क्या, सो आंसर इज नो। जो एसेट्स ही नहीं है तो उस एसेट्स पर डेप्रिसिएशन कैसे लगाया जा सकता है। लेकिन ये जो प्लांट स्टोर में है क्या इस पे डेप्रिसिएशन लग सकता है, हाँ, क्योंकि वो प्लांट तो है ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो 1000 का 10% होता है 100 रुपए, माइनस करके मेरे जो प्लांट की वैल्यू बचती है वो 900। अच्छा जो दूसरे साइड पर ट्रांसफर किया गया था वो भी तो अल्टीमेटली बचा ही है, डेप्रिसिएशन उस पर भी लगना चाहिए 10%। तो अगर मैं उसका भी 500 माइनस कर दूं 4,500 रुपए, राइट। तो ये भी डेप्रिसिएशन आपका यहां पर आ गया, कितना, 4,500 रुपए का क्लोजिंग बचेगा 500 डेप्रिसिएशन काटने के बाद। अच्छा अब मुझे टोटल मिला के प्लांट का हिसाब एक बार चेक कर लेता हूं। तो 70,000 की प्लांट आई थी, बराबर 4,000 का नुकसान हो गया, तो 4,000 70,000 में से 4,000 हटा दो तो 66 की बचना था। बट हमने 1000 जो 1000 रुपए का प्लांट कहाँ वापस भेज दिया, स्टोर में, तो फिर 65 बचना चाहिए था। अच्छा उसमें से भी हमने 5,000 का कहाँ भेज दिया, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में। तो एट द एंड हमारे पास प्लांट कितने का बच रहा है, प्लांट हमारे पास एट द एंड जो इस साइट पर बच रहा है वो है 60,000 रुपए का, राइट। और इसमें से भी अगर मैं 10% का डेप्रिसिएशन हटा दूं, मीन्स 6,000 का डेप्रिसिएशन हटा दूं, तो 54,000 रुपीज क्या आ जाएगा आपका, क्लोजिंग प्लांट की वैल्यू आ जाएंगी। तो ये भी लाइन खत्म, आई थिंक सो पूरी लाइनें हो चुकी है यहां से खत्म। अब आप लोगों ने कर देना चाहिए टोटल, बट टोटल करने से पहले मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आपने एक वर्किंग नोट बना लेना चाहिए। सर कौन सी वर्किंग नोट, वर्किंग नोट आपकी होनी चाहिए अगली, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन। ये क्वेश्चन का एक जरूरी पार्ट है, क्योंकि इसी के बेसिस पर तो आप डिसाइड करोगे कि जो प्रॉफिट है वो नोशनल प्रॉफिट है
या फिर एस्टिमेटेड प्रॉफिट है या एक्चुअल में पूरा प्रॉफिट हो चुका है, करेक्ट। इसलिए परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन निकाल के देख लेने का। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करोगे आप लोग, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। तो हमारे एग्जाम्पल में 4,80,000 का वर्क सर्टिफाइड है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, 10 लाख फक्त हो, तो फिर हमारा कितना आ जाना चाहिए, 48%। अच्छा, यानी कि ये 25% से तो ज्यादा है लेकिन 50% से कम है। तो जो भी हमारा नोशनल प्रॉफिट निकलेगा उसका 1/3 पीएल में ट्रांसफर करना है। तो चलो, जब ये पता चल गया है तो निकाल भी लो। क्या ये पता चल गया है कि हमारा नोशनल प्रॉफिट आने वाला है, तो निकाल लो। टोटल मारेंगे हम लोग, हमको हमारा क्या पता चल जाएगा, नोशनल प्रॉफिट। मैं क्रेडिट साइड की टोटल मार रहा हूँ, 4,80,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000 प्लस 900 प्लस 4,500 प्लस 54,000। तो ये आ जाता है आप लोगों का 5,53,400, राइट। और उसमें से माइनस करूंगा 1 लाख, माइनस करेंगे 50,000, 70,000, 2,80,000, फिर उसके अलावा 25,000, 13,000 एंड 10,000। तो 5,400 रुपये बचते हैं। तो ये जो 5,400 रुपये बचे हैं आपके, इसी को हम नाम देंगे टू नोशनल प्रॉफिट, टू नोशनल प्रॉफिट। और इस नोशनल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जाएगा पीएल में और कुछ हिस्सा जाएगा डब्ल्यूआईपी में। तो इसके लिए बेटर होगा हम क्या बना ले, वर्किंग नोट। क्या बना ले इसके लिए हम लोग, वर्किंग नोट। तो मैं वर्किंग नोट बनाने जा रहा हूं, किसके लिए, कितना ट्रांसफर करना पीएल में, उसके लिए। तो फिर हम वर्किंग नोट बना रहे, ट्रांसफर नोशनल, नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर टू नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा नोशनल प्रॉफिट, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो पीएल इज इक्वल टू 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। यही फॉर्मूला होता है, यस। तो हमारे पास 5,400 का क्या है, नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड हमने देखो निकाला था 80% था। क्या मैं डायरेक्टली या तो 80% लिख लूं, या तो आप ये 3,84,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000 ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। और हमें अगर कैश रिसीव्ड का सीधा परसेंटेज पता है तो मैं सीधा कैश रिसीव्ड का परसेंटेज भी यूज कर सकता हूँ। तो आपके पास दोनों रास्ते हैं, या तो सीधा 80% ले लो, या तो ये जो आपने कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड करना है, दोनों पता है, आप वो कर लो, ठीक है। चलिए, तो मैं निकालता हूं और बढ़ता हूं आगे। तो इसकी अमाउंट आनी चाहिए 1,440 रुपए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पीएल में कितना ट्रांसफर होना चाहिए आपका, 1,440। अगर पीएल में 1,440 होगा तो डब्ल्यूआईपी में कितना जाएगा, 5,400 से हटा दो जितना पीएल में गया, बचा हुआ अमाउंट कहाँ जाएगा आपका, 3,960। कहाँ गया ये, डब्ल्यूआईपी में। तो आ जाओ डब्ल्यूआईपी में लिख लो ये दोनों अमाउंट, पीएल में 1,440 और डब्ल्यूआईपी में 3,960। डन। तो पूरी तरीके से क्या बन गया आप लोगों का, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पूरी तरीके से रेडी है। नाउ अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बाद आपको बैलेंस शीट भी बोला था क्या, तो अब मैं यहां पर क्या भी बना लेता हूं, एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2018 के लिए बनाना है, सॉरी 17 के लिए बनाना है, हाँ जी सर। चलो, तो बैलेंस शीट में आपको पता है लायबिलिटी अमाउंट, वैसे तो कंपनियों के अंदर जो फॉर्मेट होता है वो आपका वर्टिकल फॉर्मेट होता है शेड्यूल 3 के हिसाब से, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर है और इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर है, तो इसमें आप लोग जो हॉरिजॉन्टल जो ओल्ड फॉर्मेट हुआ करता था, आप उसी फॉर्मेट में भी बैलेंस शीट बनाओगे तो भी चलेगा, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। चलिए, तो अब हम लोगों को एक एक करके चीजें लिखनी है, लेकिन यहां पर देखो एक सबसे पहले एक एक करके मैं आ जाता हूं। कॉन्ट्रैक्ट से पहले जो जो चीजें आ सकती है उन चीजों को हम लोग ले लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एट द एंड क्या क्या बचा है, ये प्लांट बचा था क्या 900 रुपए का, ये भी प्लांट 4500 का, और ये भी प्लांट, मतलब तीनों मिलाकर प्लांट एट द एंड मेरे पास कितने के बचे, 54,000 प्लस 4500 प्लस 900, तो कुल मिलाकर 59,400 का प्लांट एट द एंड बचता है हमारे पास।
तो ये असेट साइड में आ जाना चाहिए क्या? ये कहाँ आ जाना चाहिए आप लोगों का? असेट साइड में। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं प्लांट एट द एंड, सब नेट ऑफ करके 59,400 का आया। अब आप सवाल उठाओगे कि सर ये कैसे हुआ टोटल? तो 900 रुपए का एक था, 4500 का दूसरा था और 54,000 का तीसरा है। करेक्ट। तो मैंने प्लांट एट द एंड ला लिया। उसके अलावा और कोई चीजें के यहां से देखता हूं जो असेट साइड में जाए। ये हमने बेचा था तो ठीक है, पैसा आया था तो पैसा गया भी होगा, उसका मसला नहीं है। अच्छा, ये लॉस हुआ है तो जो भी मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा उस प्रॉफिट में से माइनस करते लॉस को। लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है प्रॉफिट तो कम अमाउंट का है, मतलब लॉस ज्यादा है प्रॉफिट कम है, तो आंसर अल्टीमेटली नेगेटिव में आएंगे अगर माइनस भी करोगे तो बेटर मैं लॉस को ही सीधा कहाँ लिख लेता हूँ? असेट साइड में। ये जो 7,000 का जो लॉस दिख रहा है ना, लॉस, इसको भी मैं कहाँ लिख लेता हूँ? क्योंकि प्रॉफिट लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर करते हैं और लॉस रहा फिक्टिशियस एसेट्स है असेट साइड, तो सीधा सीधा सर लेकिन ये तो आप लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट से माइनस करते थे, अभी भी कर सकता हूं लेकिन नेगेटिव में आंसर आएगा। कितना प्रॉफिट हुआ था भाई? ये 1,000 का प्रॉफिट हुआ है और 1440 का प्रॉफिट हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट तो 2440 का ही है ना, माइनस भी करूंगा तो नेगेटिव ही आंसर आएगा। तो बेटर ही जब बाद में असेट्स में लिखना ही है, नेगेटिव आंसर कहां लिखते फिर हम लोग? असेट साइड में। तो बेटर है कि इसको ही असेट्स में लिख दूं। और सर अगर माइनस करके दिखाए तो माइनस में चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें भी, अगर किसी ने लाइबिलिटी साइड में दिखाया तो। बट मैं कहां दिखा रहा हूं? प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस के नाम से। ये लॉस था आप लोगों का, कितने रुपए का लॉस था? 7,000, उसको इधर दिखा रहा हूं। अच्छा, लेकिन जो प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, तो जो प्रॉफिट वाले प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, तो देखो 2 बार प्रॉफिट हुआ था। एक बार 1,000 रुपए बेचने की वजह से प्रॉफिट हुआ था और जो आपने 1/3 जो ट्रांसफर किया वो एक प्रॉफिट हुआ था, तो ऐसे करके 2440 रुपए। और यही सेम काम मेरे पास नेट करके करता, 2440 में से माइनस 7,000 करता तो नेगेटिव में आंसर आता, फिर नेगेटिव वाला पोर्शन इधर लिखना पड़ता। तो अल्टीमेटली मैंने दोनों को सेपरेट सेपरेट किया, कोई नेट ऑफ नहीं कर रहा हूँ। चलिए ये भी हो गया लिखकर। और क्या है जो आ सकता है? ये भी मैंने लाइबिलिटी में लिख दिया, ये भी लाइबिलिटी में लिख दिया। ओके। अच्छा, ये अनपेड भी लाइबिलिटी साइड में जाएगा क्या? आउटस्टैंडिंग था कितना था? 80,000 और 5,000। तो आउटस्टैंडिंग एक तो वेजेस था और दूसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस था। इसकी अमाउंट थी 80,000 और इसकी थी 5, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 85,000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। अच्छा, ये भी खत्म। उसके अलावा और कोई चीज है क्या? हाँ, और चीज है ना, ये जो WIP वाले बैलेंस है, लेकिन इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? WIP का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आपको एक और चीज, बैलेंस शीट बनाने के लिए एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, मैं वो यहां बना देता हूं, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। और ये फिक्स होता है कि बिल्कुल हमेशा की तरह वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, और जो WIP रिजर्व जो निकला था वो, तो वर्क सर्टिफाइड कितना था? 480। वर्क अनसर्टिफाइड कितना है? 2,000। और ये आई गेस कुछ 2460 कुछ आया था, क्या चेक कर लिया जाए? ये सॉरी 3,960 था। तो ये WIP रिजर्व बोलते हैं इसको, राइट। और वर्क सर्टिफाइड ये रहा, वर्क अनसर्टिफाइड ये रहा। तो आ जाओ, कितना था? 3,960। अब जब बैलेंस करेंगे तो 4,82,000 में से 4,82,000 में से माइनस करेंगे 4,82,000 में से माइनस करेंगे 3960 478040। इसको हम लोग ट्रांसफर कहाँ करते हैं? ट्रांसफर टू बैलेंस शीट असेट साइड में। तो आ जाओ, WIP के नाम से लिख लो इस अमाउंट को। कितना अमाउंट था ये आपका? 4,78,040। और इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? जितना कैश रिसीव्ड हुआ था, आई थिंक सो कैश आपका 3,84,000 का क्या हुआ था? कैश रिसीव्ड हुआ था, तो माइनस कर देंगे 3,84,000। ओके। तो आप लोगों के पास अब बैलेंस शीट को टैली करने का ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप लोगों ने ऐसा टैली करना नहीं चाहिए, सिर्फ 2 लाइन मार के छोड़ देना चाहिए। तो हो गया, यहाँ पर बैलेंस शीट भी बन गई आपकी, राइट। WIP की वर्किंग नोट भी बन गई। उसके अलावा ये जो वर्किंग नोट जरूरी थी वो भी बन गई, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी बन गया। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर कंप्लीटली जो जो चीज, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही रह गया है। चलो पूछा नहीं है
बट फिर भी मैं अपने एंड से एक एक्स्ट्रा, एक ही चीज तो रहेगा, ये सब तो बन गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी बना के बता देता हूँ। जब सब चीज हो ही गया तो बेचारे कॉन्ट्रैक्ट को क्यों छोड़ना। तो एक प्रकार से पूरे चैप्टर का रिवीजन भी हो गया आप लोगों के लिए एक प्रकार से। तो हमेशा याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जब भी जितना भी पैसा मिलता है बाई कैश बैंक के नाम से आप क्या कर लोगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो 3,84,000 मिला है क्या, और अभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ क्या, नो, तो यही बैलेंस क्या हो जाएगा आपका, कैरी डाउन बाय बैलेंस CD 3,84,000, और वही बैलेंस को बाय बैलेंस क्या कर देंगे, ब्रॉट डाउन करके छोड़ देंगे, खत्म। बस सर इतना ही लिखना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट, यस, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जिस दिन पूरा पेमेंट करेंगे उस दिन उसका हिसाब क्लोज होगा, अदरवाइज वो बैलेंसिंग फिगर जितना पैसा मिला कैरी होते हुए चलता है, कैरी फॉरवर्ड होते हुए चलता है। तो ये किसके बारे में हो गया आप लोगों का, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4 का C 16 मार्क के लिए, करेक्ट। तो अभी तक के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब टोटल 64 मार्क्स का क्वेश्चन देख लिया है। लास्ट 16 मार्क्स के और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो मैं शॉर्ट क्वेश्चन को पहले ओरली डिस्कस करूंगा, अगर ओरली डिस्कस करने के बाद आप लोगों को कहीं लगे कि भाई तकलीफ है तो सॉल्व करके देखेंगे। ओके, सो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के A की। तो सबसे पहले आपको क्या पूछा है वो समझ लो। तो बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। हमें मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है, ठीक है भैया। हमें आता है मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं, हाँ बिल्कुल आता है, तो निकाल देंगे जब हमें आता है। तो कैसे निकालेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 5 के A की सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। हमें किस चीज का कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, राइट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो सबसे पहले हम लोगों के पास देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है। अगर मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना है तो शुरुआत कैसे करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,24,600। अच्छा, क्लोजिंग माइनस होता है क्या, तो इसको आखिरी में माइनस कर लेंगे, पहले पूरे ऐड वाले आइटम लिख लेते हैं। परचेज दिया है क्या, तो परचेस्ड ऑफ मटेरियल, हमने कितने का मटेरियल परचेस किया है, 4,28,000 का मटेरियल परचेस किया है, तो ये दोनों चीज हो गई। अच्छा, डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न हुआ है, रिटर्न मतलब वापस। तो देखो जो सामान वापस किया वो मैंने कंज्यूम किया होगा क्या, जो सामान वापस भेज दिया वो मैंने यूज किया होगा क्या, नहीं, तो इसको भी क्या करना चाहिए, माइनस। क्या होगा ये वाला भी अमाउंट आपका माइनस। जिस तरीके से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे उसी समय मटेरियल रिटर्न को भी माइनस करेंगे, राइट। अच्छा, उसके अलावा सेल ऑफ एम्प्टी कंटेनर, एम्प्टी मतलब जो खाली जो कंटेनर होते हैं उसको बेच दिया। अच्छा, उसको बेच दिया तो उतने पैसे आ गए क्या हमारे पास, तो इसकी वजह से कॉस्ट कम हो गई होंगी हमारी, तो इसको भी क्या करना चाहिए था हम लोगों ने, माइनस। अच्छा, कैरियज ऑन परचेज, जब आपने सामान खरीदा तो उस पर गाड़ी भाड़ा लगा आप लोगों को, जो सप्लायर के एंड से अपने फैक्ट्री तक लाते तक का या फिर अपने प्रीमाइसेस तक लाते तक का खर्चा लगा आपको इस परचेज के ऊपर, तो ये भी आपके कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ऐड हो जाना चाहिए। यही अगर कैरियज आउटवर्ड होता तो नहीं होता, याद रखना, कैरियज इनवर्ड या कैरियज ऑन परचेज बोलेगा तो ही मटेरियल में ऐड होगा, और अगर कैरियज आउटवर्ड होता तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बनता है। तो कैरियज परचेस लिखा हुआ है कितने रुपए का, 8,000 रुपए का, तो ये भी हमने ऐड कर दिया, ये वाला भी एक पॉइंट डन। अच्छा, ऑक्ट्राई टैक्स पेड, तो ये भी हमको माल सामान जब खरीदते हैं और जब हम एक ज्यूरिडिक्शन से दूसरे ज्यूरिडिक्शन में एंटर्ड करते हैं, सर ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई एक क्षेत्र से हम दूसरे क्षेत्र में जब आते हैं तो बीच में जो टोल नाका पड़ता है, राइट, तो वो टोल नाके पर जो हम लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है जब हम गुड्स खरीद के लाते हैं, तो उस टैक्स को हम लोग ऑक्ट्राई बोलते हैं, राइट। इसी को हिंदी में कुछ लोग चुंगी कर के नाम से भी जानते हैं, टोल टैक्स एक प्रकार से, ठीक है। लेकिन ये आप लोगों के कार वाला टोल टैक्स नहीं है, ये बाइक वाला टोल टैक्स नहीं है, ये जो बड़े बड़े ट्रकों से जो माल रहता है उसकी वजह से कलेक्ट किया जाता है, ये वो वाला टैक्स है। तो ये भी टैक्स हमारे कहीं ना कहीं जो मटेरियल की कॉस्ट है उसको बढ़ा देता है, तो इसको भी क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। ऑक्ट्राई टैक्स पेड कितने रुपए का, 12,000 रुपए का, राइट। अब लास्ट है आपके पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय रेन, ठीक है, ये भी पॉइंट हो गया। अब देखो कोई मटेरियल था जो रेन की वजह से डिस्ट्रॉयड हुआ है, किसकी वजह से, रेन की, तो मैंने कंज्यूम तो नहीं किया होगा, क्या किया नहीं होगा उसको मैंने कंज्यूम किया होगा क्या, नहीं, क्योंकि वो तो डिस्ट्रॉयड हो गया ना, लेकिन खर्चा तो है, कॉस्ट तो है। और ये कॉस्ट कब लगी होंगी, जब मैंने इसको खरीद के लाया था तभी लग गई क्या,
ये मटेरियल कहीं ना कहीं परचेस में जुड़ा हुआ होगा ऑलरेडी, लेकिन ये मटेरियल मैंने कंज्यूम्ड किया क्या? नो। तो ये कंजम्पशन की अच्छा, और एक किस टाइप का लॉस है? अगर बारिश में कोई नुकसान होता है तो ये एबनॉर्मल लॉस है या नॉर्मल लॉस है? अच्छा, बारिश में मटेरियल खराब होना नॉर्मल लॉस है। भाई जब आपको पता है कि बारिश वाली चीज है तो चीज को तो प्रोटेक्ट आपको गोडाउन में रखना चाहिए ना। आप काहे, मान लो आपने घर पे कुछ चीज सुखाया है और पता है कि बारिश का मौसम है, बारिश हो सकती है, तो वो तो आपकी गलती की वजह से नुकसान हो रहा है ना। आपको मालूम है जब बारिश का मौसम है तो आपने उस मटेरियल को अंदर करना चाहिए, सेफ्टी से रखना चाहिए। तो ये कोई नेचुरल लॉस नहीं है कि बारिश की वजह से जो नुकसान हो रहा है वो नेचुरल लॉस है, या आपकी गलती की वजह से नुकसान हुआ है, आपने प्रॉपर केयर नहीं किया इस वजह से नुकसान हुआ। तो ये एबनॉर्मल लॉस है एक प्रकार का, ये नॉर्मल लॉस नहीं है। हाँ, नॉर्मल लॉस कब होता? जैसे कोई सामान लाया, उसके वेट में लॉस हो गया, ठीक है। जब माल खरीदा, वहां से निकला और आया तो भाई नुकसान हो गया। या फिर चलो कोई माल बोरों में आया होगा तो थोड़ा वो, जैसे शक्कर की बात कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मान लो शक्कर आपने मंगवाया है, बोरों में आया तो शक्कर का कुछ पार्ट बोरों में चिपका रह जाता है, आप कितना भी झड़ा लो नहीं निकलेगा। तो उस तरीके के लॉसेस को आप कंसीडर कर सकते हो कि वो नॉर्मल लॉस है, राइट। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ऑक्ट्राई टैक्स के बाद हम लोग ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय रेन की बात कर रहे हैं। तो ये हमको इतने का क्या हुआ है? नुकसान हुआ है, मतलब इतना मटेरियल हमने कंज्यूम्ड नहीं किया है, इसकी कॉस्ट कहीं ना कहीं इसमें तो इंक्लूड है। तो इसको भी क्या कर देना चाहिए हम लोगों ने? माइनस कर देना चाहिए, क्योंकि कंज्यूम्ड ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम लोग माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाई रेन, कितने रुपए का? 5,000। उसके अलावा ये क्लोजिंग स्टॉक था, इसको भी माइनस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ RM रॉ मटेरियल 88,000 का। उसके अलावा डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न किया गया था, उसको भी माइनस करेंगे। डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न 6,000 रुपए का। उसके अलावा एक और चीज माइनस हुआ था, सेल ऑफ एम्प्टी कंटेनर, ये भी हमारे खर्चे को कम करेगा। तो इसको भी क्या कर देंगे? माइनस, कितना? 12,000। तो ये सारे माइनस वाले आइटम्स। हाँ, तो पहले सबको ऐड करो एंड माइनस करो तो आपको पता चल जाएगा कितने का कंजम्पशन हुआ। 1,24,600 प्लस 4,28,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 माइनस 5,000, 88,000, 6,000 एंड 4,00,000 बोलता हूँ, 12,000। उसके बाद तो 4,61,600, 4,61,600, दिस इज योर रॉ मटेरियल कंज्यूम। मिल गए 4 मार्क इतूसा करने के, एडलेस करने के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी। अगले सवाल की तरफ हूं मैं। 5 का बी क्या बोलता है? फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ राधा कंपनी, प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फाइंड आउट द प्रॉफिट एज पर, क्या बोलता है? फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस एज पर कॉस्ट बुक। अच्छा, कॉस्ट बुक के हिसाब से निकालना है। आपको क्या दिया हुआ है? नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल बुक दिया है, ठीक है। हम तो ठहरे ढीठ, हमने क्लास के अंदर जैसा सीखा है, आप हमको किसी भी एंगल से क्वेश्चन दे दो, हमारा तो तरीका हमेशा एक ही रहेगा, क्या? नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट। सर लेकिन ये तो निकालना है ना, ठीक है ना, मान लिया निकालना है, क्वेश्चन मार्क नहीं पता हमें। इसमें हम लोग कुछ चीजों को ऐड करेंगे, कुछ चीजों को लेस करेंगे। तो ऐड लेस करने के बाद हम कहां पहुंच जाते हैं? नेट प्रॉफिट या लॉस में पहुंच जाते हैं। नेट आपको प्रॉफिट या क्या होता? लॉस होता एज पर एफ ए। तो हमें एफ ए का बताया है कि क्या है? नेट लॉस। तो इस फिगर को मैंने माइनस में लिखना चाहिए, यानी कि ये मुझे पता चल चुका है क्या? करेक्ट, यानी कि आपको नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा चलो अब आगे देखते हैं। आपको पता है मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ओवर वैल्यूड अगर एक्सपेंसेस है एंड अंडर वैल्यूड अगर इनकम है, काय में? इन कॉस्ट बुक में, तो ऐड करेंगे। जबकि अंडर वैल्यूड एक्सपेंसेस है एंड ओवर वैल्यूड इनकम है, काय में? इन कॉस्ट में, तो लेस करना है। अब एक एक करके चेक करते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस ओवर रिकवर्ड हुआ है, बोलता है ओवर रिकवर्ड एक्सपेंसेस है, क्या हो जाना चाहिए था यहाँ? ऑफिस एक्सपेंस आपने पूरा लिखना है, जैसा लिखा है ना पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ सब। तो कितना है इसकी अमाउंट? 7,700। फिर था वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड है, बोलता है कॉस्ट में, अंडर है तो क्या होना चाहिए? लेस।
वर्क ओवरहेड वाला आपने पूरा पूरा लिखना है जैसा दिया है क्वेश्चन में, 23,450। उसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट इंक्लूडेड ओनली इन फाइनेंस। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम होती है और ये इनकम हमारी कॉस्ट में अंडर वैल्यूड है क्योंकि लिखा ही नहीं है, तो क्या कर देना चाहिए, ऐड इंटरेस्ट रिसीव्ड 5,250। और लास्ट था प्रोविजन फॉर टैक्स, अगेन ये खर्चा है जो सिर्फ एफए में लिखा है, इसका मतलब कॉस्ट में अंडर वैल्यूड है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना, 98,350। तो ये लेस वाला हेड है, तो दोनों की टोटल पहले बाहर निकाल देता हूं, तो इसकी टोटल मारेंगे बाहर तो 1,21,800 आती। फिर इसकी टोटल भी बाहर अगर निकाल देंगे 77,5,250, तो इसकी टोटल आती है 12,950। राइट, अब देखो मुझे रिवर्स चलना है, तो मैं सीधा आता, अगर कोई फिगर यहां पर होता तो ये ऐड होता और ये माइनस होता, लेकिन उल्टा जाना है मुझे, करेक्ट। तो अब ये जब रिवर्स जाऊंगा तो यही फिगर इस फिगर में ऐड होना चाहिए और ये माइनस होना चाहिए अगर मैं रिवर्स जा रहा हूं, करेक्ट। तो अब आपके कैलसी पर आप कैसे कमांडिंग दोगे, मैं जरा दिखा दूं आप लोगों को। मेरी कैलकुलेटर की स्क्रीन होप सभी को दिख रही है, राइट। और ये सिंपल कैलकुलेटर है, तो आपको 14,350 को माइनस में लेना है, अभी प्लस में है, ये माइनस है, लॉस है, तो आपके सामने एक प्लस माइनस का बटन होता है, ले लो माइनस। तो अब आपके कैलकुलेटर पे फिगर आ गया है क्या, -14,350। इसमें ऐड करना है अपने को, जब हम रिवर्स जाएंगे तो ये फिगर क्या हो जाएगा आपका, ऐड। तो इसमें ऐड करना है, तो मैं प्लस 1,21,800, तो जैसे ही मैं प्लस करता हूं तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 1,07,450। इसका मतलब वो यहां की वैल्यू पता चल गई आपको। अब यहां से और ऊपर जाना है, तो अब इस फिगर को माइनस करना है 12,920 को, तो माइनस करेंगे 12,900, कितना, सॉरी 20 नहीं 50 है, 12,950। तो ये कितना हो जाएगा, 94,500। मतलब कि आपका ये प्रॉफिट रहा होगा एज पर कॉस्ट बुक, राइट। तो कॉस्ट बुक आपका प्रॉफिट कितना रहा होगा, 94,500 फॉर, क्या रहा होगा ये प्रॉफिट, पॉजिटिव में आ रहा है फिगर, इसका मतलब ये क्या रहा होगा आपका प्रॉफिट रहा होगा। प्रॉफिट एज पर क्या निकला है आपका कॉस्ट बुक, पॉजिटिव में आया ये फिगर मतलब प्रॉफिट है, लेकिन यही आंसर अगर नेगेटिव में आता तो क्या होता, ये लॉस। जरा आपको तसल्ली चाहिए कि सही है या नहीं, तो सीधे तरीके से कैलकुलेट करके देख लो। 94,500 में प्लस करते, अगर ये प्रॉफिट होता तो इसमें प्लस हो जाता आपका 12,950, तो बराबर यही आता। और माइनस वाले हेड में 1,21,800 माइनस करते तो बराबर यही आता, राइट। यानी कि आपकी कॉस्ट बुक में प्रॉफिट है लेकिन फाइनेंशियल बुक में लॉस था, राइट। तो ये हो गया आप लोगों का 4 मार्क्स के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन। लॉस क्यों बोल रहे थे रूपाली, चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5 का सी। अगेन छोटू सा क्वेश्चन, आपका प्रोसेस ए बनाना था, तो क्विकली इसको भी क्या कर लेते, प्रिपेयर कर लेते, और इसके बाद फिर आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, और ये वाला भी पेपर पूरी तरीके से क्या हो जाएगा आपका सॉल्व, करेक्ट। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो रॉ मटेरियल यूज्ड दिया हुआ है, मैं 2 कॉलम बना लेता हूं, एक यूनिट्स के लिए और एक अमाउंट्स के लिए, एक यूनिट्स के लिए और एक अमाउंट के लिए। चलिए, सो रॉ मटेरियल आप लोगों को दिया हुआ है, टू रॉ मटेरियल यूज्ड कितना, 1,000 क्विंटल का, और उसका भाव कितना है, 2,40,000। उसके अलावा प्रोडक्टिव वेजेस है आपके पास 41,000 का, फिर अदर एक्सपेंसेस है 20,600 के, फिर लॉस इन वेट है, तो ये नॉर्मल लॉस है, तो बाय नॉर्मल लॉस के नाम से आ जाएगा 20 क्विंटल। फिर उसके अलावा नॉर्मल वेस्टेज 10% दिया है, तो बाय नॉर्मल वेस्टेज, तो ये नॉर्मल वेस्टेज किसका, 10% इनपुट का, मतलब 1,000 का 10% कितना होता है, 100 क्विंटल। और बोलता है सेल ऑफ वेस्टेज, तो ये जो आपने नॉर्मल वेस्टेज निकाला ये 200 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से बिक जाता है, इसका मतलब 20,000 रुपए सेलिंग प्राइस। और आउटपुट ट्रांसफर होता है, जो भी आउटपुट आएगा उसका ट्रांसफर करना है अपने वेयर हाउस में, तो वेयर हाउस में कितना जाएगा 25%, और ट्रांसफर करना है नेक्स्ट प्रोसेस में, तो नेक्स्ट प्रोसेस में कितना जाएगा 75%, करेक्ट। हाँ जी सर, करेक्ट सर। तो फिर
अब इसको सिंप्लीफाइड करना, ये मैं खर्चों के यहाँ नाम नहीं लिखा था, ये आपका प्रोडक्शन वेजेस था, ये आपका अदर एक्सपेंसेस है। तो टोटल अगर मैं यूनिट्स की टोटल मारूं तो 1000, उसमें से 20 और 100 मतलब कि 120 तो गए, तो बचे कितने 880, और 880 का 25% कितना होता है 220 यूनिट इधर जाएंगे, 660 यूनिट इधर जाएंगे। करेक्ट, ये भी हो गया। अब टोटल कॉस्ट निकाल लो, 2,40,000 प्लस 41,000 प्लस 20,600, तो आता है 30,000, सॉरी 3,01,600। 3,01,600 में से ये 20,000 माइनस होगा, तो जो बचेगा उसका 25% इधर, मतलब 70,400 इधर, और इसी का 75% इधर, कितना 2,11,200 रुपए। करेक्ट, तो हमने क्या कर लिया, जो बैलेंस फिगर बचा था 25 और 75 में बांट दिया। डन, खत्म आपका प्रोसेस से। अगेन ये सेम क्वेश्चन अमाउंट टू अमाउंट आपको शीट में देखने को मिल जाएगा, सेम फिगर सेम अमाउंट, हर एक चीज सेम है आपको। ठीक है, तो आपके रेगुलर क्लास के अंदर भी सेम क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करके रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, जिसमें क्या बनाना है, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अशोक। तो अशोक की बुक में बनाना है आप लोगों को, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर अशोक की बुक में बनाना है तो आपको क्या बोलता है, मिस्टर अशोक अंडर 2 का कॉन्ट्रैक्ट 1 जनवरी, ठीक है, राजे का काम लिया इन्होंने 2014 में, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 लाख रुपए है, और इनकट किए गए खर्चे, करेक्ट, क्या किए गए, कुछ खर्चे इनकट किए गए, सब खर्चे डेबिट में आ जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड, 30 जून को ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है, जनवरी को शुरू किया, 30 जून को खत्म, 6 महीने में काम ही खत्म कर दिया इन्होंने। फिर बोलता है द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज ड्यूली रिसीव्ड, मतलब ये 100% कंप्लीट वाला कॉन्ट्रैक्ट है। बोलता है प्रोवाइड डिप्रिशिएशन 10%, ठीक है लगा देंगे, और बोलता है चार्ज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 25% ऑन वेजेस, वेजेस का 25% इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगेगा। बोलता है बना दो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, फॉर्मेट वगैरह बकायदा आपने बनाना, इन द बुक्स ऑफ, वो सब लिखते जाने का है, ऑफ मिस्टर अशोक, अशोक ही है ना, यस अशोक। क्या बनाने जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कौन से ड्यूरेशन के लिए, तो फॉर द पीरियड ऑफ 30 जून 2014, 30 जून 2014, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, तो सब डेबिट में आ जाएगा। मैं डायरेक्ट खर्चा खर्चा लिख रहा हूं, 1,30,000, 5,000, 40,000, 55,000, 25,000। अच्छा, एक और खर्चे के बारे में नीचे बोला था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि 25% है, बोलता है किसका, वेजेस का। तो आपका वेजेस कितना था 40,000, तो 40,000 का 25% होता है 10,000, तो ये भी हो गया। और क्रेडिट साइड में बाय कॉन्ट्रैक्टी के नाम से आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्टी से पूरे पैसे मिल गए क्या, कॉन्ट्रैक्टी कौन था, मिस्टर राजे, तो मिस्टर राजे के नाम से, राजे कौन है, कॉन्ट्रैक्टी, तो पूरा पैसा मिल गया क्या कॉन्ट्रैक्टी का, कॉन्ट्रैक्टी से कितना 2 लाख का काम था। अच्छा, एट द एंड कुछ बचा क्या हमारे पास, यस, बाय प्लांट बची होंगी ना आखिरी में, क्या वैल्यू के प्लांट परचेज किया था 25,000 की, लेकिन इस 25,000 पे डिप्रिशिएशन लगाना पड़ेगा क्या, कितना डिप्रिशिएशन लगेगा 10%, बट कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो 1250 हो जाएगा। तो बाहर अमाउंट कितनी आ जाएंगी, 23,750, करेक्ट। अब टोटल मारेंगे, और फिर जो भी टोटल से फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। तो मुझे अमाउंट देखकर थोड़ा एक बार डेबिट साइड में भी डाउट हो रहा है, मैं डेबिट के पहले टोटल मार लेता हूँ, 1,30,000 प्लस 5,000 प्लस 40,000 प्लस 55,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000। यस, मेरा डाउट सही निकला, डेबिट साइड की टोटल क्या है, ज़्यादा है, 2,65,000 है, और यहाँ पर कम है टोटल। क्रेडिट साइड में कितनी टोटल है, 2,23,750 टोटल है, मतलब 41,250 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है आपको, बाय लॉस या बाय पीएल, और ब्रैकेट में लिख देने का लॉस। तो यानी कि 41,250 कहाँ जाएगा आपका, सीधा सीधा लॉस में चली जाएगा। तो बस यही बना के हम लोगों को बताना था। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर वो वाला वर्किंग नोट नहीं बनाना था क्या, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन। अरे बेटा, अगर बना भी लोगे तो 100% काम कंप्लीट हुआ है ना, पूरा वर्क जितना सर्टिफाइड है 2 लाख, काम भी उतने का था। तो यहाँ तो वर्क 100% ही कंप्लीट हुआ, तो सीधा सीधा बता ही रहा है, तो यहाँ पर अलग से बनाने की जरूरत थी क्या, नो। तो डन, क्या भी हो गया आप लोगों का,
ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोगों का, कौन से इसका, आप लोगों का विंटर 2018 का। तो नाउ हम लोगों ने पूरे के पूरे पेपर जो कि 2023 से हम लोगों ने शुरू किया था, 2023 का समर कर लिया है। विंटर में तो अभी आप लोग दोगे, तो पूरी एक्सपेक्टेशन है कि अब जब आप ये विंटर का पेपर दोगे तो बहुत अच्छे से आप लोग कैपेबल रहोगे। इसके पहले हम लोगों ने 2022 के भी पेपर गो थ्रू किए हुए, समर एंड विंटर के, एंड उसके बाद हम लोगों ने 2019 का पेपर गो थ्रू किया है, समर विंटर का, और एक पेपर हमने 2018 का गो थ्रू किया है, विंटर का, राइट। तो इतने पेपर हमारे गो थ्रू करके हुए हैं। सो ये सारे आप लोगों के क्या है, एग्जाम में आने वाले टॉप, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर थे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ हर एक यूनिट से, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, मैं सीधा सीधा आप लोगों के साथ 16 मार्क्स वाले कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर करना डायरेक्टली मैं आपके साथ वो एक डिस्कस करूंगा। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि एग्जाम में 16 मार्क्स, वैसे तो इतने सारे पेपर देखने के बाद खुद ब खुद आइडिया हो गई होंगी कि 16 मार्क्स में क्वेश्चन आते कैसे हैं और 4 मार्क्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो और जो एग्जाम में जो रिलेवेंट है, जो हो सकता है कि भाई इस जो प्रीवियस ईयर के पेपर से कोई बियॉन्ड क्वेश्चन आ जाए, तो वो मैं आप लोगों को एक बार क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंस बता दूंगा। तो आप लोगों ने उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर ही क्या करना है, फोकस्ड करना है, राइट। ताकि उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही आप लोगों के अंदर जो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है वो मेरे बताए हुए इंपॉर्टेंट के अंदर से आप लोगों को आने के पूरे पूरे क्या दिखेंगे, आसार चांसेस मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों का ये पेपर भी क्या होता है, डिस्कस करके खत्म होता है, राइट। तो इस क्लास को यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, एंड।